प्रश्न से स्टार्ट कर रहा हूँ। भाषायां मूल्यांकनस्य मुख्य उद्देश्यः कः स्यात्। मतलब कि भाषा के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य कौन से हों। स्यात् मतलब हो, तो भाषा के मूल्यांकन के उद्देश्य कौन से हों। विद्यार्थी साधित उपलब्धिनाम आकलन, मतलब कि विद्यार्थियों की जो उपलब्धियां हैं उनका आकलन पहला दिया है। अधिगमे त्रुटीनाम निरीक्षणम, अधिगम में जो त्रुटियों का निरीक्षण है वो करना, तथा न्यूनता परिष्करणम, और न्यूनताओं का परिष्कार करना ये है। तीसरा दिया है विद्यार्थीषु त्रुटीनाम अन्वेषणम, विद्यार्थियों की त्रुटियों को खोजना, तो त्रुटियों को तो नहीं खोजा जाएगा, ये तो गलत है। विद्यार्थीनाम प्रदर्शनम दृष्ट्वा प्रोन्नतिम कृते निर्णयः, मतलब कि विद्यार्थियों की का प्रदर्शन देख करके और प्रोन्नति का निर्णय करना, तो ये भी गलत है, क्योंकि मूल्यांकन केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। तो सही क्या रहेगा, जो सेकंड ऑप्शन है ये रहेगा सही। अधिगमे त्रुटीनाम निरीक्षण, मतलब कि जो बच्चा सीख रहा है उसमें जो त्रुटियां कर रहा है उनका निरीक्षण मूल्यांकन है, और जो फिर कमियां उसमें आ रही हैं उनका परिष्करण हो रहा है, ये मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, उनका परिष्करण करना। तो सही क्या रहेगा, जो सेकंड ऑप्शन है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है भाषायां व्याकरण शिक्षणम कस्य समीकरणाय सहायकम भवति। मतलब कि भाषायां, भाषा का, व्याकरण शिक्षण किस समीकरण के लिए सहायक होता है। ऑप्शन दिया हुआ है पहला संख्यात्मकतायाः, संख्यात्मकता के लिए, साक्षरतायाः, साक्षरता के लिए, शुद्धतायाः, शुद्धता के लिए, और वाक् प्रवाहस्य, वाक् प्रवाह के लिए, वाणी के प्रवाह के लिए। तो देखिए यहाँ पर भाषा के व्याकरण शिक्षण के बारे में चर्चा की गई है, और व्याकरण शिक्षण की जब बात आती है तो अधिकतर शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है व्याकरण में। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर, जो थर्ड दिया हुआ है ये। तो क्या होता है, शुद्धता जो है वो सहायक होती है, शुद्धता पर ज्यादा ध्यान दिया हुआ होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर लिखा है दिव्यांगानाम लेखन कौशल वर्धनार्थम कस्य आवश्यकता भवति। मतलब दिव्यांगानाम मतलब दिव्यांगों के लेखन कौशल वर्धनार्थम, अर्थम जहां पर लिखा हो तो के लिए आप लोगों को समझना है, तो वर्धनार्थम मतलब बढ़ाने के लिए, दिव्यांगों का लेखन कौशल बढ़ाने के लिए कस्य आवश्यकता भवति, किसकी आवश्यकता होती है। समीचीन शब्दावल्याः, समीचीन शब्दावली के प्रयोग की, सुंदराणी हस्ताक्षराणी, सुंदर हस्ताक्षर की, मतलब सुंदर लेख की, या फिर विचाराणाम मौलिकता, विचारों के मौलिकता की, या फिर प्रतीकात्मक भाषायाः, प्रतीकात्मक भाषा की आवश्यकता होती है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, दिव्यांगों के लेखन कौशल की बात की जा रही है, और दिव्यांगों के लेखन कौशल में मतलब कि बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है यहाँ पर। तो क्या ठीक हो कि उनके लेखन कौशल में वृद्धि हो, तो क्या सही रहेगा, पहला जो है यही सही रहेगा, समीचीन शब्दावल्याः प्रयोगः, समीचीन शब्दावली का प्रयोग हो तो लेखन कौशल का विकास होगा। आगे चलते हैं बहुभाषिकता। बहुभाषिकता आप लोग समझते ही हैं कि बहुत सारी भाषाओं को बोलना एक कक्षा है, बहुभाषी कक्षा है, जहाँ पर अनेकों विद्यार्थी अनेकों प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। तो बहुभाषिकता है भाषा अधिगमे एका महत्वपूर्ण संसाधनम, बिल्कुल ठीक है, भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भाषा अधिगमे समस्या सृष्टिम करोति, बिल्कुल गलत है, भाषा अधिगम में समस्या को सर्जित नहीं करती है, वो नहीं बढ़ाती है। भाषा शिक्षण एका बाधा, भाषा शिक्षण में एक बाधा नहीं है ये। भाषा संसाधनानां कृते प्रमादकारी, तो ये भी नहीं है। सही उत्तर क्या रहेगा, भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्णम साधनम, मतलब कि भाषा अधिगम में ये एक महत्वपूर्ण साधन है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है भाषायाः निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देयम। मतलब कि भाषायां मतलब भाषा के, निरंतर मतलब निरंतर, तो भाषा के निरंतर समग्र मूल्यांकन के लिए किसके ऊपर बल दिया जाता है, या फिर किसके ऊपर बल दिया जाए भाषा के निरंतर मूल्यांकन के लिए। ऑप्शन पहला दिया हुआ है शुद्धोच्चारणम, शुद्धोच्चारण पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाए।
विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग का सामर्थ्य। तीसरा दिया है उत्तम शब्दावली, और चौथा दिया है परियोजना कार्य। तो भाषायाम निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम, मतलब कि भाषा के निरंतर समग्र मूल्यांकन के लिए किस पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए? तो सही उत्तर क्या रहेगा? विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग के सामर्थ्य पर, मतलब कि बच्चा जो भी है वो भाषा का प्रयोग करने में समर्थ हो, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है यदा छात्राः विराम चिह्न विषयक कौशलवर्धनार्थं शिक्षिताः भवन्ति तदा ते, मतलब कि जब छात्र विराम चिह्नादि के विषय में कौशल का वर्धन करने के लिए शिक्षित होते हैं तो वे क्या करते हैं? संभाषण कौशलम वर्धयन्ति, तो उनके जो संभाषण कौशल है उनका वर्धन होता है। तो विराम चिह्नादि के प्रयोग से और काय का संभाषण कौशल का वर्धन हो, ये तो अपन ने थोड़ा सा अलग लग रहा है, यहाँ ये गलत हो जाएगा। स्वस्य सृजनात्मकताम वर्धापयिष्यन्ति, इससे उनकी स्वयं की सृजनात्मकता जो है वो बढ़ेगी। हाँ, ये भी थोड़ा सा ठीक है। आगे चलते हैं, स्वस्य अधिगम कौशलम सुदृढ़ करिष्यन्ति, अपने स्वयं का जो अधिगम कौशल है उसको दृढ़ करेंगे, ये ठीक है। लेखन शुद्धताम प्राप्स्यन्ति, लेखन कौशल की शुद्धता को प्राप्त करेंगे, बिल्कुल ठीक है, ये ज़्यादा सही लग रहा है अपन को। क्यों? क्योंकि विराम चिह्नादि लेखन का जो कौशल है, विराम चिह्नादि विषयक कौशल का जो वर्धन है, उससे लेखन शुद्धता ज़्यादा प्राप्त होगी, और यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें ये ज़्यादा सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है निम्नलिखितेषु का वा पद्धति शिक्षण पद्धति ही उच्यते, मतलब कि निम्नलिखित में वो कौन सी पद्धति है जिसे शिक्षण पद्धति कहते हैं? तो क्या चयन पद्धति को शिक्षण पद्धति कहते हैं, या फिर रुचि पद्धति को कहते हैं, या फिर प्रेरणा पद्धति को, या फिर उपरोक्त सभी? बिल्कुल ठीक है, चयन पद्धति भी है, रुचि पद्धति भी है और प्रेरणा पद्धति भी है। तो उपर्युक्त सर्वमपि, मतलब उपर्युक्त सभी को, जो चारों के तीनों हैं, ये तीनों सही हैं, डी हो जाएगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है अभिव्याप्य कक्षायाम भाषा शिक्षणे इयम एका समस्या, मतलब कि जो अभिव्यापक कक्षा होती है उसमें भाषा शिक्षण में इस प्रकार की समस्या आती है। विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक अक्षमता, विद्यार्थियों की योग्यता विषयक अक्षमता रहती है उसमें। विद्यार्थीषु परस्पर रुचि भेद, विद्यार्थियों में परस्पर रुचि भेद होता है। उपर्युक्त भाषाधिगम वातावरण अनुकूलतायाः अभावः या असमर्थ्यम, क्या करें फिर से एक बार देख लें। उपयुक्त भाषाधिगम वातावरण विकासानुकूलतायाः असामर्थ्यः, मतलब कि उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण के विकास के लिए अनुकूलता रहती है और असमर्थता रहती है, ये कह रहे हैं। या फिर उपयुक्ताधिगम सामग्री अभावः, मतलब कि जो अधिगम सामग्रियों की आवश्यकता है उनका अभाव होता है। तो अभिव्यापक कक्षा जो है, अभिव्यापक कक्षा के संबंध में ये रहेगा सही उत्तर कि वहाँ पर सीखने के लिए उचित वातावरण नहीं मिलता और ना ही अनुकूलता होती है, उनका असामर्थ्य होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है भाषा तावत् अभिव्यक्तेः स्वामत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठ माध्यमम अस्ति, मतलब कि भाषा तावत मतलब तब तक, अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति का, भाषा तब तक अभिव्यक्ति का, और स्वामत व्यक्तीकरणस्य अपने मत को व्यक्त करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। तो क्या है? मतलब भाषा अभिव्यक्ति का भी माध्यम है, और क्या है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रचार का माध्यम है, बिल्कुल गलत है, संग्रह का माध्यम भी नहीं है, उपर्युक्त सर्वमपि तो होगा नहीं क्योंकि दो गलत हैं, तो विनिमय का माध्यम है। स्वामत व्यक्तीकरणस्य श्रेष्ठम विनिमयम माध्यमस्ति, ये रहेगा जो सी दिया है, ये होगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।
कारणेन विद्यार्थिनां विकासे कीदृक् क्षतिः भवति। मतलब कि रटने का अभ्यास करने से विद्यार्थियों के विकास में किस प्रकार की क्षति होती है कि बच्चों को अपन रटाने का काम करा रहे हैं तो उनमें किस प्रकार की क्षति होगी ये बताना है। कक्षा अध्यापन क्रमात् ते दूरीकृताः भवन्ति, कक्षा के अध्यापन क्रम में वे दूर हो जाएंगे। ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुम् असक्ताः भवन्ति, वे अध्ययन के ऊपर समुचित ध्यान नहीं देंगे, असक्त हो जाएंगे। तेषां बुद्धेः विकासः न भवति, उनकी बुद्धि का विकास नहीं होगा। या फिर तेषां आत्मविश्वासः नष्टः भवति, उनका आत्मविश्वास जो है वो नष्ट हो जाएगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो रटने के अभ्यास के बारे में कहा है कि जब बच्चे ज़्यादा रटेंगे तो क्या होगा? सही उत्तर रहेगा ये वाला बी, ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं न दातुम् असक्ताः भवन्ति। मतलब कि वो क्या करेंगे? अध्ययन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, समझेंगे नहीं बात को, केवल याद करने पर ध्यान देंगे, ये रहेगा सही। आगे दिया हुआ है छात्राणां लेखन कौशलस्य आकलनार्थं शिक्षिकाः प्रमुखतया ध्यानं दद्यात्। मतलब कि छात्रों के लेखन कौशल के आकलन के लिए जो शिक्षिका है वो प्रमुख रूप से ध्यान देती है। कहाँ पर ध्यान दे? तो शुद्ध वर्तन्याम, शुद्ध वर्तनी पर ध्यान दे। व्याकरण दृष्टया शुद्ध वाक्य रचनायाम, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य रचनाओं पर ध्यान दे। या फिर विचाराणाम अभिव्यक्तौ, विचारों की अभिव्यक्ति पर ध्यान दे। या फिर आलंकारिक भाषा प्रयोगस्य उपरि, आलंकारिक भाषा के प्रयोग पर ध्यान दे। तो सही उत्तर क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा विचाराणाम अभिव्यक्तौ, विचारों की अभिव्यक्ति पर ज़्यादा ध्यान दे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में दिया हुआ है भाषा दक्षतायाम के द्वे तत्वे सन्निविष्टे। मतलब कि भाषा दक्षता में कौन से दो तत्व सन्निविष्ट होते हैं? ऑप्शन पहला दिया है लिप्यंतरणम सुंदरम हस्ताक्षरम च, मतलब कि लिपि का अंतरण और सुंदर हस्ताक्षर। आगे दिया है शुद्धता धारा प्रवाह च, मतलब शुद्धता और धारा प्रवाह, दूसरा दिया हुआ है। तीसरा दिया है द्रुत पठन और क्रम वीक्षण, जल्दी जल्दी पढ़ना और क्रम को देखना, तीसरा दिया है। योग्यम उच्चारणम गंभीर पठनम च, योग्य उच्चारण और गंभीर पठन। तो सही उत्तर क्या रहेगा? कौन से दो तत्व जो हैं वो समाहित होने चाहिए भाषा दक्षता में? सही उत्तर रहेगा द्रुत पठन और क्रम वीक्षण, ये वाला थर्ड ऑप्शन जो है सी, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है संविभाग। देखिए संविभाग की चर्चा की जा रही है। संविभाग जिसे पोर्टफोलियो भी अपन लोग कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो इसके विषय में का उक्ति समीचीना, पोर्टफोलियो के विषय में कौन सी युक्ति समीचीन है ये बता। ऑप्शन पहला दिया है छात्राणाम कृतीनाम संग्रहः ताः सुरक्षिताः स्थापनम एकस्य प्रमुख प्रयोजनम। मतलब कि छात्रों की जो कृतियां हैं जो उसने किया हुआ है उनका संग्रह और उनको सुरक्षित स्थापन करना एक प्रयोजन है इसका, ठीक, पहला। दूसरा दिया हुआ है एतेन शिक्षकस्य समयस्य संचयः भवति अपि च छात्राः कार्यरताः तिष्ठन्ति। मतलब कि संविभाग को उन्होंने अलग से ये पॉइंट दे दिया कि एतेन, इसके द्वारा शिक्षक के समय का संचय होता है और छात्र भी कार्यरत होकर बैठते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पोर्टफोलियो में आप लोगों को पता ही है कि बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, बच्चे ने क्या किया है। एतेन छात्रस्य क्रमशः प्रगति विषये शिक्षकस्य बोधे सहायता भवति। एतेन छात्रस्य क्रमशः, इसमें छात्र क्रमशः प्रगति विषये, उनकी प्रगति के विषय में शिक्षकस्य बोधे, शिक्षक के बोध में सहायक होते हैं। आगे दिया है एतेन लेखनाभ्यासा वर्धते, इससे लेखन का अभ्यास बढ़ता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ये दिया है, एक ये दिया है, इन दोनों में से सही उत्तर क्या रहेगा? तो जो सही है ये वाला फर्स्ट रहेगा, छात्राणाम कृतिनाम, जो छात्रों ने किया हुआ है उनका संग्रह सुरक्षित करके रखना, और इसका प्रयोजन यही है, इनके स्थापनस्य एतस्य प्रमुखम प्रयोजन, और उसको जो भी रिकॉर्ड वगैरह है उसको सुरक्षित रखना कि साल में बच्चे ने क्या किया है, ये उसका मुख्य प्रयोजन है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एकः भाषाध्यापकः सर्वेषां छात्राणाम् अधिगम शैलीनाम् आवश्यकतां समायोजयितुं
शक्नोति, मतलब कि एक भाषा अध्यापक सभी छात्रों में सर्वेषां छात्राणां सभी छात्रों को अधिगम शैली की आवश्यकता को समायोजित करने के लिए समायोजयितुं शक्नोति, मतलब समायोजित कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? प्रतिदिनं छात्राणाम आकलनम कृत्वा, प्रतिदिन छात्रों का आकलन करके, केवलम अध्ययनार्थम न अपितु नृत्यवाद्ये क्रीडायां चित्रांकन कक्षायां च भागं ग्रहीतुं छात्रेभ्यः प्रेरयिष्यति या प्रेरयित्वा, मतलब प्रेरित करके। क्या कह रहे हैं? वो केवल अध्ययन के लिए ही नहीं, मतलब कि अध्ययन के लिए ही नहीं, वह बच्चे में क्या करे? क्रीड़ा, वाद्य, चित्रांकन की कक्षा में भी क्या करे? उनको भाग लेने के लिए प्रेरित करे। भाग गृहीतुम छात्रेभ्यः प्रेरयित्वा, प्रेरित करके समायोजित कर सकता है। आगे विभिन्न शिक्षण विधीनां पद्धतीनां च प्रयोगं कृत्वा विभिन्न छात्राणां आवश्यकतानुसारं विभिन्न आकलनोपायैः, मतलब कि विभिन्न शिक्षण विधियों का, पद्धतियों का प्रयोग करके छात्रों को आवश्यकतानुसार उनका वो करे, मतलब कि आकलन के उपाय करे। तीसरा, आगे कह रहे हैं प्रत्येक शब्दं पठित्वा, प्रत्येक शब्द को पढ़ करके, अनुवादं कृत्वा, अनुवाद करके, अनंतरं च, और बाद में क्या करे? पाठस्य पुनरावृत्ति कृत्वा, पाठ की पुनरावृत्ति करके। तो सही उत्तर क्या रहेगा कि एक भाषा अध्यापक जो है वो सभी छात्रों में अधिगम शैली को आवश्यकता के अनुसार समायोजित कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? वो केवल अध्ययन के लिए नहीं, अपितु नृत्य, वाद्य, क्रीड़ा और चित्रांकन, मतलब कि नृत्य की कक्षा है, वाद्य की कक्षा है, क्रीड़ा के लिए और चित्रांकन की कक्षा है, इन सभी में भाग लेने के लिए उसे प्रेरित करके कर सकता है। तो प्रेरित करके समायोजित कर सकता है। अंतिम प्रश्न है, आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग भी दे सकते हैं। भारतस्य संविधानस्य अष्टम्यां सूच्याः वर्तमान काले कति भाषाः विद्यन्ते, मतलब कि जो भारत है, भारत के संविधान की अष्टम सूची है, उसमें वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या रहेगा आप लोगों को बताना है। मैं बता दूं क्या? चलिए मैं ही बता देता हूं, 22 भाषाएं हैं, क्योंकि उत्तर आप लोगों को वह है किम विद्यार्थीषु सर्जनशीलतां प्रोत्साहिष्यति, मतलब कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को या फिर विद्यार्थियों में सृजनशीलता के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कि मतलब होता है क्या? विद्यार्थीषु मतलब विद्यार्थियों में, सृजनशीलता मतलब सृजनशीलता को, प्रोत्साहिष्यति मतलब प्रोत्साहित किया जाएगा। तो किस प्रकार विद्यार्थियों में सृजनशीलता को प्रोत्साहित किया जाएगा? स्वभावानुसारम स्वतंत्रतया लेखितुम अवसर प्रदानम, मतलब कि स्वभाव के अनुसार स्वतंत्रता से लेखितुम मतलब लिखने के लिए अवसर प्रदान करना, मतलब कि उन्हें स्वभाव के अनुसार ही स्वतंत्र कर देंगे कि आपको जो लिखना है वो लिखें। तो इस प्रकार के अवसर प्रदान करेंगे। या फिर दूसरा दिया है नैतिक कथानाम पठनार्थम लेखनार्थम च छात्रेभ्यः निर्देशः, मतलब कि नैतिक कथाओं को पठनार्थम पढ़ने के लिए, लेखनार्थम लिखने के लिए, छात्रेभ्यः निर्देशः छात्रों को निर्देशित करेंगे। या फिर अधिगमे रुचिम जनयतुम छात्रेभ्यः निर्देशः, मतलब कि अधिगम में रुचि जनयतुम मतलब उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे? निर्देशः निर्देशित करेंगे छात्रों को। अगला दिया है चौथा, परीक्षायाम उत्तम गुणान प्राप्तुम विद्यार्थिभ्यः विशेष प्रशिक्षण, मतलब कि परीक्षा में उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण देंगे। क्या रहेगा इसका सही उत्तर? जो पहला दिया हुआ है फर्स्ट, यही होगा इसका सही उत्तर। की मतलब स्वभावानुसारम, स्वभाव के अनुसार उन्हें स्वतंत्र लिखने के लिए प्रेरित करेंगे, तब उनके अंदर जो है क्या आएगा? सृजनशीलता प्रकट होगी, प्रोत्साहन आएगा सृजनशीलता के लिए। मतलब जब वो स्वाभाविक रूप से लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा सृजनशील होंगे। ये रहेगा सही उत्तर पहला वाला। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है भाषा परीक्षायाम उत्तराणि दृष्ट्वा षष्ठ कक्षायाः शिक्षिका अवगच्छति यत् छात्राणां प्रदर्शनं समीचीनं नास्ति, अनन्तरं सा अन्यस्याः परीक्षायाः रचनां कृत्वा तां नियोजयति, एवं प्रकार परीक्षा कथ्यते, मतलब कि इस प्रकार की परीक्षा को कहा जाता है। अब प्रश्न समझ लेते हैं।
कि भाषा की परीक्षा में उत्तराणि दृष्ट्वा उत्तर देख करके षष्ठ कक्षायाः छठवीं कक्षा की शिक्षिका मतलब शिक्षिका अवगच्छति मतलब आती है, ठीक है। यत् छात्राणां प्रदर्शनम समीचीनम नास्ति, जिससे कि छात्रों का प्रदर्शन समीचीन नहीं है। क्या कह रहे हैं कि भाषा की परीक्षा में उत्तरों को देख करके जो छठवीं कक्षा की शिक्षिका है वो आती है, और यत् छात्राणां प्रदर्शनम समीचीनम नास्ति, जिन छात्रों का प्रदर्शन ठीक नहीं है तो वो क्या करती है, अनंतरम उसके बाद, पहले तो उसने देखे कि छात्रों ने प्रश्न क्या क्या उत्तर क्या क्या दिए हुए हैं, उन उत्तरों को देखा और देखा कि अरे मतलब कि छात्रों का जो प्रदर्शन है वो ठीक नहीं है। अनंतरम सा अन्यस्याः परीक्षायाम रचनाम कृत्वा, मतलब कि उसने भाषा परीक्षा ली कक्षा छठवीं की, लेकिन वहाँ पर उसे परिणाम ठीक नहीं मिले, समीचीन परीक्षा नहीं लगी, तो उसने दूसरी परीक्षा ली। अनंतरम उसके बाद शा मतलब वह अन्यस्याः परीक्षायाः रचनाम कृत्वा, उसने अन्यस्याः मतलब दूसरी, परीक्षायां मतलब परीक्षा की, रचनाम कृत्वा रचना करके, ताम नियोजयति उन लोगों को नियोजित किया। तो इस प्रकार की जो परीक्षा है उसे क्या कहा जाएगा कि एक बार परीक्षा ले ली लेकिन फिर भी क्या हुआ, समीचीन प्रदर्शन नहीं हुआ, तो फिर दूसरी परीक्षा की रचना की। तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर पहला योगात्मक परीक्षा है, निदानात्मक परीक्षा है, संरचनात्मक परीक्षा है, या फिर रचनात्मक परीक्षा है। संचयात्मक लिखा हुआ, संचयात्मक परीक्षा है या फिर रचनात्मक परीक्षा है। तो कौन सी परीक्षा हो जाएगी, ये क्या रहेगा इसका सही उत्तर? तो जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा रचनात्मक परीक्षा। ये रचनात्मक परीक्षा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अन्य परीक्षा की रचना करती है और मतलब कि जो यहाँ पर प्रदर्शन छात्रों का ठीक नहीं रहा है तो दोबारा तुरंत उसके बाद ही जस्ट उसने दूसरी परीक्षा का आयोजन किया है, तो ये रचनात्मक परीक्षा के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यार्थीनां कार्य निष्पादने दुर्बलतायाः कारणं ज्ञातुं शिक्षिका एकस्याः परीक्षायाः प्रस्तुतिं करोति। क्या कह रहे हैं, विद्यार्थीनां मतलब विद्यार्थियों के, कार्य निष्पादन में, दुर्बलता के, कारणम मतलब कारण को, ज्ञातुम मतलब जानने के लिए, शिक्षिका मतलब शिक्षिका एकस्याः परीक्षायां प्रस्तुतिं करोति एक परीक्षा प्रस्तुत करती है। सा परीक्षा कथ्यते वह परीक्षा क्या होगी ये बताना है आप लोगों को। फिर से एक बार देख लें, क्या कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन में मतलब विद्यार्थी जो कार्य कर रहे हैं उनके कार्य करने में जो भी दुर्बलता है उस दुर्बलता का कारण जानने के लिए एक शिक्षिका जो है वो परीक्षा का आयोजन करती है। शिक्षिका एक परीक्षा का आयोजन करती है, उस परीक्षा को अपन क्या कहेंगे ये बताना है। ऑप्शन पहला दिया निदानात्मक परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा, योगात्मक परीक्षा या फिर दक्षता परीक्षा। तो सही उत्तर क्या रहेगा, देखिए दुर्बलता की पहचान करनी है, कारण जानना है, केवल निदान हो गया यहाँ पर। आप लोग समझ रहे होंगे निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण दोनों। तो यहाँ पर कौन सा परीक्षण है, निदानात्मक परीक्षण स्पष्ट ही दिख रहा है। बच्चे के अंदर क्या दुर्बलता है उसको जान रहा है निदानात्मक परीक्षण में, और जब उसको सॉल्व कर लेगा, उसका उपचार कर लेगा जान करके, तो वो उपचारात्मक परीक्षण पर कहलाएगा। तो पहला ही ऑप्शन अपना यहाँ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है भाषाधिगम विषये संज्ञानात्मकम परिप्रेक्ष्यम एतद् दृढ़यति यत्, मतलब कि भाषा अधिगम के विषय में संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य है जो वह इस प्रकार, एतद् दृढ़यति यत्, यह दृढ़यति मतलब दृढ़ होता है कि। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहाँ पर भाषा अधिगम के संबंध में बताया है कि भाषा अधिगम के विषय में जो संज्ञानात्मक विकास है, तो भाषा अधिगम के विषय में संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार का विचार होगा कि, कह रहे हैं स्वभाव निर्माण प्रक्रिया भाषाधिगमार्थम सहायिका भवति, मतलब कि स्वभाव निर्माण प्रक्रिया है जो वो भाषा अधिगम में सहायक होती है। संज्ञानात्मक विकास की चर्चा है। आगे संवादानां कंठस्थीकरणार्थम पुनः पुनः आवृत्त्यार्थम च शिक्षकः प्रोत्साहयेत्, मतलब कि संवादानां कंठस्थीकरणार्थम, संवादों का कंठस्थीकरण करने के लिए, पुनः पुनः आवृत्त्यार्थम, आवृत्ति के लिए क्या करेगा, जो शिक्षक है वो प्रोत्साहित करे। या फिर त्रुटीनां शीघ्रातिशीघ्रम संशोधनम करणीय
अन्यथा ताः बालानां बुद्धोः स्थिराः भविष्यन्ति। क्या कह रहे हैं, त्रुटियों का जल्दी से जल्दी संशोधन करे जिससे कि क्या ना हो, छात्रों की बुद्धि स्थिर ना हो। ये आ जाएगा संरचनात्मक जो संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य है उस परिप्रेक्ष्य में ये दृढ़ पॉइंट बैठता है, ये कह रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं लग रहा। आगे चलते हैं। भाषाधिगम प्रक्रियायाम अशुद्धयः सहजाता भवन्ति। हाँ, ये ठीक लग रहा कि भाषाधिगम की जो प्रक्रिया है, भाषाधिगम की प्रक्रिया में जो अशुद्धियाँ हैं वो सहज होती हैं। हाँ, यही रहेगा अपना सही उत्तर इस प्रश्न का कि जो भाषा अधिगम की प्रक्रिया है उसमें अशुद्धियाँ जो हैं वो सहज होती हैं और ये संज्ञानात्मक पक्ष जो है इसके विषय में ये दृढ़ता पूर्वक ये पॉइंट सही बैठता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है प्रथम कक्षायाः कृते, पहली कक्षा के लिए, कृते मतलब होता है लिए, तो प्रथम कक्षायाः कृते भाषायाः पाठ्यपुस्तके आरंभे कविता कथा च दत्ताः सन्ति। इतना समझ लेते हैं। पहले क्या कहा कि प्रथम कक्षा के लिए भाषायाः पाठ्यपुस्तके, जो पहली कक्षा के लिए भाषा की पाठ्यपुस्तक है उसके प्रारंभे मतलब प्रारंभ में कविता कथा च दत्ताः सन्ति, कविता और कथाएं दी हुई हैं। अनंतरम च अक्षराणाम लेखनम, अनंतरम मतलब उसके बाद, अक्षराणाम मतलब अक्षरों का लेखनम मतलब लेखन है, तो पहले कविताएं और कहानियाँ दी हुई हैं उसके बाद अक्षरों का लेखन है। तो एवं तत्पुस्तकम काम प्रणालीम अनुसरति, तो इस प्रकार से वह जो पुस्तक है वो किस प्रणाली का अनुसरण कर रही है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है अनुशासनात्मक प्रणालीम, अनुशासनात्मक प्रणाली का अनुकरण कर रही है, अनुसरण कर रही है, या फिर पाठ्यचर्या रूप प्रणाली, पाठ्यचर्या रूप प्रणाली का अनुसरण कर रही है जिसे वर्क अप्रोच कहते हैं, या फिर ऊर्ध्वगामी प्रणाली का कर रही है, या फिर अधोगामी प्रणाली का। क्या रहेगा सही उत्तर इसका कि प्रथम कक्षा के लिए भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसके प्रारंभ में तो कविताएं और कहानियां दी हुई होती हैं, उसके बाद दिए हुए होते हैं अक्षरों का लेखन, अक्षर दिए हुए होते हैं लिखने के लिए, या फिर अक्षर लेख दिया हुआ होता है। तो इस प्रकार की जो पुस्तक है वो कौन सी प्रणाली का अवगमन कर रही है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, ध्यान से पहले प्रश्न को समझना है और बाद में उत्तर देने की कोशिश करना है। आप लोग भी उत्तर दिया करें कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूं आप लोगों को। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं उतने टाइम में आप लोग स्वयं क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश किया कर, क्योंकि मैं भी कभी कभी गलत पढ़ सकता हूं, क्वेश्चन को अलग ढंग से समझा सकता हूं, क्योंकि मैं भी पहली बार ही ये पढ़ रहा होता हूँ। तो किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि गलत अपन को नहीं सीखना है, जो आपको समझ में आता है। यदि मुझे आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग भी बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ ही तैयारी की है वर्ग 1 की, और आपके साथ ही ये चैनल स्टार्ट किया था। आप सब लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस चैनल को स्टार्ट कराने में। चलिए, क्या रहेगा इसका सही उत्तर, तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी, अधोगामी प्रणालीम। ये तो सही उत्तर क्या रहेगा, अधोगामी प्रणालीम। जो अधोगामी प्रणाली है, अधोगामी प्रणाली का अनुकरण कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले कहानी या कथाएं नहीं दी जानी चाहिए। पहले तो क्या होगा, अक्षरों का ज्ञान रहेगा, अक्षरों के लेखन के बाद में फिर कहानियाँ आदि रहें तो ये ऊर्ध्वगामी प्रणाली के रूप में कहलाएगा। तो लास्ट जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है अधोलिखितेषु का उक्ति समीचीनम। समीचीना मतलब कि जो नीचे दी गई उक्तियां हैं उनमें से कौन सी उक्ति समीचीन है ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन पहला दिया हुआ है बालाः यदा विद्यालयं आगच्छति तदा ते रिक्तफलकम इव भवन्ति। क्या कह रहे हैं, रिक्तफलक मतलब होता है खाली स्लेट, फलक मतलब स्लेट। तो क्या कह रहे हैं कि बालाः यदा मतलब बालक जब, विद्यालयम आगच्छन्ति विद्यालय आते हैं, तदा मतलब तब, ते मतलब बे, रिक्त फलकम एव भवन्ति रिक्त फलक के जैसे होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा दिया है शब्दानां समूहस्य रटनं कारयित्वा शिक्षकः बालान् भाषां पाठयेत्, मतलब कि शब्दों के समूह को, शब्दानां समूहस्य शब्दों के समूह को रटनं कारयित्वा रटन कराने के लिए, रटाने के लिए शिक्षकः शिक्षक बालकान, बालान मतलब बालकों को, भाषां पाठयेत भाषा पढ़ाता है। तीसरा दिया है
प्रथमकक्षायाः छात्राः आंग्लभाषायाः किंचिदपि न जानन्ति। जो पहली कक्षा के छात्र हैं वो अंग्रेजी भाषा को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तीसरा, और अगला दिया है अनुभवानाम महत्कोशेण सह बालाः विद्यालयम आगच्छन्ति। बिल्कुल सही है यही वाला। जो चौथा दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर कि जो बालक है वो अनुभवों के कोश के साथ विद्यालय में प्रवेश करता है और जो स्टार्टिंग के 2 कौशल है उनसे भरा हुआ होता है। तो जो चौथा है यही रहेगा इसका सही उत्तर। और ज़्यादा सटीक उत्तर ढूंढने की कोशिश करना है। कई बार तो अपन को लगता भी नहीं है कि ये उत्तर सही होगा। और यहाँ पर जो भी उत्तर दिए हुए हैं ये सारे के सारे आंसर की से मिलाए हुए हैं। आगे चलते हैं। पठनम नाम न केवलम लिखित पाठस्य उच्चारणम। क्या कह रहे हैं ध्यान से। पठनम नाम मतलब कि पढ़ने का नाम, न केवलम न केवल, लिखित पाठस्य उच्चारणम लिखित पाठ का उच्चारण है। क्या कह रहे हैं कि पढ़ने का नाम केवल लिखित पाठ का उच्चारण नहीं है, अपितु एतद अपि महत्वपूर्णम यत कश्चित। क्या कह रहे हैं, अपितु लेकिन, एतत् अपि यह भी महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण है कि, कश्चित मतलब कोई, नवीन शब्दान नवीन वाक्य रचनायाः च अधिगमनम कुर्यात्। नवीन शब्दों का, नवीन वाक्य रचना का अधिगमन करे। दूसरा दिया है नवीन शब्दान उच्चारणगत समस्याः दूरी कुर्यात्। नवीन शब्दों की उच्चारणगत समस्या को दूर करे। दूसरा, या फिर स्फुट वक्ता भी भवेत, स्फुट वक्ता हो, या फिर पाठस्य अर्थस्य अवबोधनम कुर्यात्, अवबोधम कुर्यात्। ठीक, यही है अपन का सही उत्तर और दिख भी रहा है बिल्कुल स्पष्ट। मतलब कि पढ़ना केवल ये नहीं है कि जो लिखा हुआ पाठ है उसका अपन ने उच्चारण कर लिया, ये पढ़ना है। लेकिन पढ़ने के साथ महत्वपूर्ण यह है कि पाठ का अवबोध हुआ है कि नहीं, कितना अवबोध हुआ है अपन को, ये। तो जो चौथा दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर। और आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें जिससे उनके पास भी पहुंच जाए। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह अपने इस चैनल पर है। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप है, उनमें ये जरूर शेयर करें। और देखिए यहाँ भी अभी शायद एक नोटिफिकेशन आपको ऊपर दिख रही होगी, किसी की अभी आई होगी। इस पर क्या कहलाते हैं, इंस्टाग्राम पर कई लोग जुड़ रहे हैं। तो आप लोग भी जुड़ें वहाँ पर, जो भी आप लोगों को पूछना हो, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूँ कि अधिकतर टाइम आप लोगों को दूँ। अभी बिल्कुल से फ्री हूँ। वर्ग 1 की काउंसलिंग पर रोक लगी हुई है, मतलब कि रोक तो लगी हुई नहीं ना कहें, ये कहा है कि कोरोना की वजह से रोक दिया है। तो बिल्कुल हम लोग फ्री हैं घर पे, तो पूरा टाइम आप लोगों के लिए देने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। लेखन विषयकः व्यतिक्रमः कथ्यते। मतलब कि लेखन विषयकः, लेखन के विषय में जो व्यतिक्रम है, मतलब कि जो बुराई है या फिर ये कहें बीमारी है, कथ्यते मतलब कही जाती है। तो यहाँ पर लेखन के विषय में पूछ ली है। तो लेखन के विषय में जो बीमारी है उसे क्या कहते हैं ये बताना है आप लोगों को। डिस्कैलकुलिया कहते हैं क्या, डिस्फोरिया कहते हैं क्या, डिस्फोरिया तो बिल्कुल ही नहीं कहते हैं। डिसलेक्सिया तो दूसरी वाली है, ये लेखन वाली नहीं है, तो पठन वाली है डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया कहेंगे, हाँ। क्या रहेगा सही उत्तर, डिस्ग्राफिया जो है ये होगा इसका सही उत्तर, लेखन विषयक जो व्यतिक्रम है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है कश्चिद विषयमधिकृत्य स्वतंत्रतया लेखितुं चतुर्थ कक्षायाः छात्रान् शिक्षकः नियोजयितुं शक्नोति यदि सः विषयः सम्बद्धः अस्ति तत्किम। बताना है आप लोगों को। मतलब कि कश्चित विषयमधिकृत्य, कोई विषय ले करके, अधिकृत्य मतलब ले करके, स्वतंत्रतया स्वतंत्र रूप से, लेखितुं मतलब लेखन करने के लिए, चतुर्थ कक्षायाः चौथी कक्षा के, छात्रान मतलब छात्र को, शिक्षकः शिक्षक, नियोजयितुं शक्नोति मतलब कि लगाता है। शिक्षक क्या करता है, कोई विषय अधिकृत करके, कोई विषय ले करके और स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए कक्षा चौथी के छात्र को शिक्षक क्या करता है, लगा देता है। तो यदि सह विषयः सम्बद्धः अस्ति, तो वह विषय संबद्ध है। ऑप्शन दिए हुए हैं, वैयक्तिक जीवनेन, वैयक्तिक जीवन से संबंधित है, वातावरण समस्या भी, वातावरण की समस्या से संबंधित है, या फिर संबद्ध है, या फिर सामाजिक समस्या भी, सामाजिक समस्याओं से संबद्ध है, या फिर राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकता से संबंधित है। तो क्या रहेगा सही उत्तर, तो सही उत्तर रहेगा सामाजिक समस्या भी, सामाजिक समस्या से संबंधित। एक बार पहले प्रश्न ध्यान से समझने, थोड़ा सा प्रश्न मैंने शायद बोलने में गड़बड़ तो नहीं की। तो यहाँ जो ये कह रहे हैं
कि तो वो कौन से विषय से संबंधित टॉपिक बच्चों को लिखने के लिए दे सकता है, ये कहें साधारण भाषा में। मतलब कि कोई विषय आधारित करके स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए चौथी कक्षा के छात्रों को शिक्षक प्रेरित करता है या फिर लगाता है लिखने के लिए। तो यदि सह विषय संबद्धः अस्ति, तो यदि वो विषय देना चाहे तो कौन सा विषय उससे संबंधित होगा कि वो स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए देगा, तो सामाजिक समस्या भी ही ये रहेगा सही उत्तर, सामाजिक समस्याओं का। आगे चलते हैं। बालः स्वाभाविकतया तस्य प्रथमां भाषां क्या कर रहे हैं, अधिग्रहणम करोति। मतलब कि जो बालक है वो स्वाभाविक रूप से उसकी पहली भाषा को क्या करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, मतलब कि ग्रहण कर लेते हैं। या फिर पुनर्वलनम करोति, पुनर्वलन करते हैं। या फिर अधिगच्छति, ग्रहण कर लेते हैं। या फिर अनुकरोति, अनुकरण करते हैं। तो जो बालक होते हैं वो स्वाभाविकतया, मतलब जो स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं, अपनी पहली भाषा है, प्रथम भाषा, उसका अनुकरण करते हैं। ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है भाषायाः अधिग्रहण विषये का उक्ति समीचीनम। देखिए अधिग्रहण की चर्चा है, तो ये कई बार प्रश्न आ चुके हैं अधिग्रहण से संबंधित, लेकिन यहाँ प्रश्न थोड़े से हटके हैं। देख लेते हैं। भाषायाः अधिग्रहण विषये का उक्ति समीचीना। भाषा के अधिग्रहण के विषय में कौन सी उक्ति जो है वो समीचीन है। पहला दिया है प्रत्येक बालकस्य भाषाधिग्रहण जन्मजात शक्ति अस्ति। मतलब कि प्रत्येक बालक जो है, बालक के अंदर भाषा अधिग्रहण की शक्ति जन्मजात होती है। ये चॉम्स्की महोदय का कथन है, आप लोगों को पता होगा, चॉम्स्की महोदय का कथन है। आगे बालाः विभिन्न स्रोत्रेभ्यः भाषायाः अधिगमनम कुर्वन्ति। मतलब बालक जो है वो विभिन्न स्रोतों के आधार पर अधिगमन करते हैं। या फिर भाषाम अधिग्रहीतुम बालानाम जन्मजात शक्ति नास्ति। जन्मजात शक्ति नहीं होती है, पहले में शक्ति होती है, दूसरे में तीसरे वाले में बोल दिया कि नहीं होती है। भाषा के अधिग्रहण करने की शक्ति बालकों में जन्मजात नहीं होती है। यदा बाला विद्यालयम आगच्छन्ति, जब बालक विद्यालय आते हैं। यदा मतलब होता है जब, बाला मतलब बालक, विद्यालय मतलब विद्यालय, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। तदा ते भाषा अधिगमनम कुर्वन्ति। तदा मतलब तब, ते मतलब वे, भाषा है मतलब भाषा का, अधिगमनम मतलब अधिगमन, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि यदा, जब बालक विद्यालय आते हैं तभी वो भाषा का अधिगमन करने लगते हैं। तो क्या होगा सही उत्तर। भाषा अधिग्रहण के विषय में जो चर्चा आती है तो पहला ही ऑप्शन सही रहेगा। चॉम्स्की महोदय का कथन है कि प्रत्येक बालकस्य अधिग्रहणस्य जन्मजात शक्ति अस्ति। अधिग्रहण की तो जन्मजात शक्ति है उनके अंदर। आगे चलते हैं। बालेन मातृभाषायाः अधिग्रहणम भवति प्रमुखतया। मतलब कि बालक के अंदर मातृभाषा का अधिग्रहण होता है प्रमुख रूप से। मुख्यतया मतलब मुख्य रूप से कैसे होता है, लिखने से, औपचारिक शिक्षण व्यवस्था से, सुनने से, या फिर संभाषण के द्वारा। तो कैसे होता है, देखिए अधिग्रहण की चर्चा हो रही है, तो बालक है और मातृभाषा का अधिग्रहण करेगा तो कैसे करेगा ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो स्वाभाविक है कि सुनने से ग्रहण करेगा, श्रवणेन, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है एकस्य पाठस्य पठन समये अधोलिखितेषु किम अत्यावश्यकम। मतलब कि एकस्य, एक, पाठस्य मतलब पाठ के, पठन समय पढ़ते समय, अधोलिखितेषु नीचे लिखे गए में, किम अत्यावश्यकम क्या बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो नीचे लिखा गया है इन लिखे गए पाठ में क्या बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पाठस्य अर्थावबोधः, पाठ के अर्थ का अवबोध हो, ये ज़्यादा जरूरी है। शीघ्रतया पठनम, शीघ्रता से पठन जरूरी है, तो ये तो बिल्कुल से गलत हो जाएगा। शुद्धोच्चारणेन सह पठनम, हाँ ये थोड़ा सा ठीक है। आगे कह रहे हैं ब्राह्म चिन्हानाम शुद्धतया प्रयोग, ये भी ठीक है। लेकिन ज़्यादा सही क्या है, पाठ पढ़ रहे हैं लेकिन पाठ का अवगमन वहाँ पर होना चाहिए, अर्थ का अवबोध होना चाहिए, ये रहेगा सही। भाषायाः उपचारात्मक शिक्षणस्य उद्देश्यः कः। मतलब कि भाषा में उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो बताना है आप लोगों को उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, और आपको पता ही है कि उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है। तो जिस प्रकार से डॉक्टर किसी मरीज की दवाई करता है, उसके रोग का निवारण करता है, उसी प्रकार से यह उपचारात्मक शिक्षण हुआ करता है। और ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हो चुका है, देख लेते हैं। विद्यार्थीनां प्रारंभिक त्रुटीनां निवारणम, बिल्कुल ठीक है। ज्ञान संबंधी त्रुटीनां परिष्करणम, ये भी ठीक है। विद्यार्थीषु
आत्म विश्वास भावनायाः विकासः, ये भी ठीक है। तो उपर्युक्त सर्वमपि दिया ही हुआ है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है सिंहस्य विषये एकां कथा पठित्वा शिक्षिका छात्रान् निर्दिशति। देखिए, सिंह के विषय में एक कथा पढ़ करके शिक्षिका छात्रों को निर्देशित करती है। भवान स्वयमेव अरण्य सिंह अस्ति, मतलब कि आप स्वयं जंगल में शेर हैं। इति मनसि विचार्य, इस प्रकार से मन में विचार करके कथां श्रावयतु, कथा सुनो या फिर कथा सुनाओ। इति एवं सा किं विकसितुं प्रयत्नं करोति, इस प्रकार से वह क्या विकसित करने का प्रयत्न कर रही है बच्चों के अंदर। तो पहला दिया हुआ है ऑप्शन सृजनात्मक, ध्यान से, सृजनात्मकता और चिंतनात्मक क्षमतां च, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा दिया हुआ है रूपांतरणम अनुवादंच, रूपांतर और अनुवाद। तीसरा दिया है ध्यान से, पठन कौशल लेखन कौशलंच, या फिर प्रारूप लेखन और पुनर्लेखन। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? ये पहले रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। सृजनात्मकताम और चिंतन क्षमतांच, मतलब कि सृजनात्मकता और उसकी चिंतन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आगे क्या दिया है? मूल्यांकन समये अधोलिखितेषु कस्मिन् विषये शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्, मतलब कि मूल्यांकन के विषय में नीचे दिए गए में किस विषय में शिक्षक का ध्यान होता है। तो मूल्यांकन के समय कहा गया है, ऑप्शन पहला दिया है धारा प्रवाही वक्तृभिः सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना, मतलब कि धारा प्रवाही वक्तृभिः सह, जो धारा प्रवाह बोलते हैं वक्ता हैं, उनके साथ छात्र की तुलना करना। आगे सृजनात्मक लेखकैः सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना करना, जो सृजनात्मक लेखक हैं उनके साथ छात्रों के विकास की तुलना करना। या फिर एकस्य छात्रस्य विकासस्य अन्य छात्राणां विकासैः सह तुलना करना, एक छात्र के विकास की अन्य छात्रों के विकास के साथ तुलना करना। या फिर एकस्य छात्रस्य विकासस्य तस्य पूर्व स्थित्याः सह तुलना, तो एक छात्र की उसके पूर्व, जो कि ध्यान से, एक छात्र के विकास की तुलना उसके पूर्व स्थित जो छात्र है उसके साथ करना। तो क्या रहेगा सही उत्तर? देखिए, मूल्यांकन के संबंध में कहा है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें ये जो डी है यही सही रहेगा। डी, एकस्य छात्रस्य विकासस्य तस्य पूर्व स्थित्याः सह तुलना, मतलब कि उसकी पूर्व की स्थिति के साथ तुलना करना है कि वह किस प्रकार से था। आगे चलते हैं। शिक्षिका स्वकक्षायाः बालान् युगलेषु विभजति, मतलब कि शिक्षिका अपनी कक्षा के बालकों को युगल में विभाजित करती है और तान युगलान स्वस्वपुस्तिकानां विनिमयं कृत्वा निर्देशानुसारं संशोधनं कर्तुं सूचयति, मतलब कि शिक्षिका क्या कर रही है, अपनी कक्षा के बालकों को युगलों में विभाजित करती है, जोड़ों में बांट देती है, और तान युगलान, उन युगलों को पुस्तिकानां विनिमयं कृत्वा, अपनी अपनी जो पुस्तिकाएं हैं उनके पास, उनका विनिमय करके, आदान प्रदान करके, निर्देशानुसारम संशोधनम कर्तुम सूचयति, निर्देश के अनुसार संशोधन करने के लिए कहती है, जैसा वो निर्देश कर रही है। तो एवं सा किम कर्तुम इच्छति, इस प्रकार से वह क्या करना चाह रही है। क्या करना चाह रही है? उसने निर्देशित किया है कि दो छात्र एक साथ खड़े हो जाएं और अपनी पुस्तिकाओं का आदान प्रदान करें, मतलब कि एक साथ ही पढ़ें दोनों। तो इस प्रकार से वह क्या करने की कोशिश कर रही है। और ये भी कहा है कि एक दूसरे की पुस्तिका एक दूसरे को दे करके और फिर संशोधन करें, ये कह रही है। तो समकक्षीय मूल्यांकन है क्या ये, या फिर सामूहिक मूल्यांकन है, या फिर संशोधन है, या फिर स्वयं मूल्यांकन है? तो कौन सा मूल्यांकन रहेगा? ये ए है इसका सही उत्तर। इसे कहते हैं समकक्षीय मूल्यांकन, समकक्षीय मूल्यांकन होगा। आगे चलते हैं। अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्मपेशीय कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। देखिए, ये प्रश्न पहले रिपीट हो चुके हैं।
तो सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता कहाँ पर होती है? तो लेखन कौशल में इस प्रकार का उपक्रम होता है, यही आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। तृतीय कक्षायाः शिक्षिका प्रत्येकं शब्दस्य शुद्धोच्चारणे ध्यानं ददाति एवं सा किं कर्तुम् इच्छति। क्या कह रहे हैं कि जो तृतीय कक्षा की शिक्षिका है वह प्रत्येक शब्द के उच्चारण में क्या होती है? ध्यानं ददाति, ध्यान देती है। तो वह सा किं कर्तुम् इच्छति, वह क्या करना चाहती है? अर्थबोधम, अर्थबोध करना चाहती है। संशक्ति, संशक्ति करना चाहती है, या फिर शुद्धता पर ध्यान देना चाहती है, या फिर धारा प्रवाहिता पर। ध्यान से क्या कह रहे हैं? तृतीय कक्षा की शिक्षिका प्रत्येक शब्द के शुद्धोच्चारण पर ध्यान देती है। तो वह क्या कर रही है? वह क्या विकसित करना चाह रही है? ध्यान से, वह क्या विकसित करना चाह रही है? शुद्धताम, वो शुद्धता को विकसित करना चाह रही है कि बच्चे सही पढ़ रहे हैं या फिर नहीं, या फिर सही पढ़ें। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षणे भाषायाः आत्मसात्करणस्य सर्वाधिक महत्वपूर्णः अंशः अस्ति। मतलब कि भाषा शिक्षण में भाषा के आत्मसात करने का महत्वपूर्ण अंश क्या है? तो आत्मसात करने की बात की जा रही है, ग्रहण करने की बात की जा रही है। तो केवल पठन नहीं होगा, केवल लेखन, तो केवल लेखन भी नहीं होगा। श्रवण और पठन, सुनना और पढ़ना, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि सुनने से भी ग्रहण होता है, आत्मसात होता है, और पढ़ने से भी आत्मसात होता है। और केवलम श्रवणम, तो केवल जहाँ पर हो ये गलत ही होता है, केवल शब्द गलत है, वो ऑप्शन ही गलत कर देता है। तो ये रहेगा सी सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौखिक प्रस्तुतीकरणार्थम निम्नलिखितेषु का वा पद्धति योग्या नास्ति। मतलब कि मौखिक प्रस्तुति करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति योग्य नहीं है? मुखामुखी प्रस्तुति, संकेत भाषा माध्यमेन प्रस्तुति, या फिर स्वर प्रस्तुति, या फिर काव्य पाठ। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? मौखिक प्रस्तुतीकरणार्थम निम्नलिखितेषु का वा पद्धति योग्या नास्ति। कौन सी वो पद्धति है जो योग्य नहीं है? और मौखिक प्रस्तुतीकरण करने के लिए कहा है, तो बताना है आप लोगों को। सही उत्तर क्या रहेगा? संकेत माध्यमेन प्रस्तुति। ये मौखिक प्रस्तुति करने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ठीक है, मौखिक की बात देखना है, संकेत में मौखिक थोड़ी होता है। तो ये हो जाएगा गलत, नास्ति पूछा था ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। एकस्याम समावेशी कक्षायाम बालाः अस्मिन् अधिक प्रमादान आचरन्ति। मतलब कि एक समावेशी कक्षा है, और उस समावेशी कक्षा में किस चीज़ में जो छात्र हैं वो अधिक प्रमाद करते हैं। अधिक प्रमादान आचरन्ति, मतलब अधिक प्रमाद करते हैं। समावेशी कक्षा की बात की जा रही है। तो पठने, पठन में, लेखने, लेखन में, भाषणे, भाषण में, सर्वेष्वपि। तो एक समावेशी कक्षा की बात की जा रही है, तो ये सभी है, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा विकासम प्रभावयितुम कारणम अस्ति। भाषा, ध्यान से, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? स्वास्थ्य है क्या, बुद्धि है क्या, वैयक्तिक असमानता है, या फिर उपर्युक्त सभी? तो भाषा विकास के लिए ये सभी प्रभावित करते हैं। उपर्युक्त सर्वमपि जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ये सही होगा। आगे चलते हैं। कौशल उद्देश्येषु किम निम्नलिखितम संबद्धम नास्ति। तो कौशल उद्देश्येषु, कौशलों के उद्देश्य में कौन सा निम्नलिखित में से संबद्ध नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है भाषण, श्रवण, बिल्कुल संबद्ध है। दूसरा भाषाया आसक्ति, ये नहीं है। पठन भी है, लेखन भी है, तो ये हो जाएगा अपना सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है भाषा कौशल संदर्भे किम व कथनम सत्यम नास्ति। मतलब कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पहला दिया है भाषा कौशल विकासार्थम व्यवहारापेक्षया भाषा सिद्धांताः प्रधानाः। पहला, मतलब कि भाषा कौशल के विकास के लिए व्यवहार की अपेक्षा भाषा सिद्धांत प्रधान है। दूसरा दिया है, देखिए सत्यम नास्ति कहा है, तो ये तो सही है।
बालाः श्रवण भाषण पठन और लेखन क्रमेणैव भाषणम अधीयन्ते। मतलब ये कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो श्रवण भाषण पठन ये क्रम से और लेखन तो क्रम से भाषा को सीखते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, ये क्रम से सीखना नहीं है, ये अंतः संबंधित होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे क्या कहा, पाठशालासु पठन लेखन कौशलयोः कृते बलम देयम। मतलब कि पाठशाला में पढ़ना और लेखन कौशल के लिए बल दिया जाता है, ये ठीक है। उपर्युक्तानि सर्वाणि कौशलानि परस्पर संबद्धानि, तो ये भी ठीक है। गलत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो दूसरा दिया है ये गलत रहेगा, तो अपना यही आंसर है। आगे चलते हैं, दिया हुआ है निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम नास्ति। निम्नलिखित में भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। लेखन क्षमता या फिर लेखन दक्षता कह लें, सृजनात्मकता, विचाराणाम अभिव्यक्ति या फिर भाषा अधिगमः। क्या कहा है, निम्नलिखितेषु भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम नास्ति। निम्नलिखित में भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये बताना है। तो भाषा शिक्षण की बात की जा रही है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण जिसमें भाषा या अधिगम ठीक रहेगा, ये उद्देश्य है। विचाराणाम अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति होती है। सृजनात्मकता, ये भी ठीक है। लेकिन जो लेखन है, लेखन में भाषा शिक्षण से संबंध नहीं है, क्योंकि ये तीनों का तीनों संबंध डायरेक्ट है, लेकिन जो लेखन है उसका इनडायरेक्ट संबंध है, इसलिए ये रहेगा अपना सही उत्तर। चूंकि नास्ति पूछा, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है मातृभाषा शिक्षणस्य, मातृभाषा शिक्षण के ज्ञानोद्देश्येषु, ज्ञान के उद्देश्य में, निम्नलिखितेषु, निम्नलिखित में किम नास्ति, क्या नहीं है। मातृभाषा शिक्षण के ज्ञानोद्देश्य में निम्नलिखित में से क्या नहीं है। उच्चारणस्य ज्ञानार्जनम, उच्चारण का ज्ञानार्जन। भाषायाम विभिन्न प्रकाराणाम लेखनानाम विषयक ज्ञानार्जन। दूसरा, भाषा तत्वानाम पर्याप्त ज्ञानम, भाषा तत्व का पर्याप्त ज्ञान, या फिर विषय वस्तुनः ज्ञानार्जनम, या फिर विषय वस्तु का ज्ञानार्जन। तो क्या रहेगा सही उत्तर, मातृभाषा के लिए कहा है तो विषय वस्तु का ज्ञानार्जन, ये ठीक है, ये मातृभाषा शिक्षण के ज्ञानोद्देश्य में है। आगे क्या कहा, भाषा तत्व का पर्याप्त ज्ञान, ये भी ठीक है, और दूसरा भी ये ठीक है, भाषायाः विभिन्न प्रकाराणाम लेखनानाम विषयार्जक ज्ञानम, ज्ञानार्जनम, ये भी ठीक है। लेकिन उच्चारण से ज्ञानार्जनम ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मातृभाषा शिक्षण के लिए उच्चारण की यहाँ पर ज़्यादा विशेषता नहीं रहेगी, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है शिक्षिका केनापि शब्देन विना छात्रैः सह संप्रेषणम करोति एवं सा उपयोगम करोति। देखिए, शिक्षिका है वो किसी भी प्रकार का शाब्दिक संप्रेषण नहीं कर रही है, तो वो किस प्रकार का संप्रेषण है, शब्देतर संप्रेषण रहेगा, और ये प्रश्न पहले अपने रिपीट हो चुके हैं। आगे चलते हैं, विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। मतलब कि ध्यान से, विद्यालय शिक्षण में सबसे पहले जो भाषा होती है, प्रथम भाषा कौन सी होनी चाहिए, तो मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा हो ये। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तरे कवितायाः प्रयोजनम अस्ति। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का क्या प्रयोजन होता है, ये बताना है। देखिए, प्राथमिक स्तर की बात है तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण जो है, ध्यान से, विभिन्न भाषा कौशलानुपरि अधिकार प्राप्ति, विभिन्न भाषा कौशलों पर अधिकार प्राप्ति, ये तो गलत हो जाएगा। प्राथमिक छात्रेभ्यः अलंकार पाठनम, ये भी गलत है। शब्दावली ज्ञाने विस्तारः, बिल्कुल गलत है, ये रहेगा तो सही। कविता संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंदानुभूति। कविता के संगीत, ताल और अनुप्रास की आनंद की अनुभूति। और ये प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं पहले, थोड़ा तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो यहाँ पर नए भी हैं, जैसे ये एक प्रश्न है, योग्यावसर प्रदानेन अनेक भाषाणाम अधिगमः। क्या कह रहे हैं कि योग्य अवसर प्रदान में अनेक भाषाणाम, अनेक भाषाओं का अधिगम क्या है। छात्राणाम कृते
कष्टप्रदः न भविष्यति, छात्रों के लिए कष्टप्रद नहीं होता है। दूसरा दिया है स्वाभाविक भवति, स्वाभाविक होता है। तीसरा दिया छात्राणां कृते भारः भविष्यति, भार होता है छात्रों के लिए। या फिर छात्राणां कृते कष्टप्रदः भविष्यति, छात्रों के लिए कष्टप्रद होता है। तो योग्य अवसर प्रदान करने के लिए अनेक भाषाओं का जो अधिगम है वो कैसा होता है, बताना है आपको। छात्राणां कृते कष्टप्रदः न भविष्यति, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। शिक्षाधिकार अधिनियम अनुसारम प्रत्येकम छात्रस्य अधिकारः अस्ति, मतलब कि आरटी के अनुसार प्रत्येक छात्र का अधिकार क्या है। राजकीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, मतलब कि राजकीय भाषा के माध्यम से सीखे। या फिर आधुनिक भारतीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, आधुनिक भारतीय भाषा के माध्यम से सीखे। या फिर मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम, मातृभाषा के अनुसार सीखे। या फिर आंग्ल भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, या फिर आंग्ल भाषा के माध्यम से। तो सही उत्तर क्या रहेगा, ये है इसका अधिकार छात्र का कि मातृभाषा में वो अध्ययन कर सकता है। ये आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रथम कक्षायाः छात्राणां कृते भाषायाः पठनार्थम अधोलिखितेषु कतमः विषयः योग्यतमः वर्तते, मतलब कि भाषा प्रथम कक्षा का छात्र है तो उस प्रथम कक्षा के छात्र के लिए भाषा पढ़ानी है। तो भाषा पढ़ने के लिए पठनार्थम, पढ़ाने के लिए अधोलिखितेषु कतमः विषयः योग्यतमः भवेत्। तो मम विद्यालय तो गलत हो जाएगा, परिवहन गलत होगा और मम देशः भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बृहद स्तर के लिए है, उच्च कक्षाओं के लिए। मम परिवारः उचित रहेगा। आगे चलते हैं। दिया है यह शिक्षकः छात्रान् अधिकं बाल साहित्यम पठितुं प्रेरयति सः छात्रः, मतलब कि जो शिक्षक छात्रों के लिए अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करता है वह छात्रों का क्या है, क्या करना चाह रहा है। संभाषण कौशल वर्धयितुम् इच्छति, संभाषण कौशल बढ़ाने की इच्छा कर रहा है। दूसरा दिया है श्रवण कौशल वर्धयितुम् इच्छति, श्रवण कौशल बढ़ाने की इच्छा कर रहा है। या फिर पठन कौशल वर्धयितुम् इच्छति, पठन कौशल बढ़ाने की इच्छा कर रहा है। या फिर लेखन कौशल वर्धयितुम् इच्छति, लेखन कौशल बढ़ाने की इच्छा कर रहा है। तो क्या होगा सही उत्तर, जो शिक्षक छात्रान् अधिक बाल साहित्यम पठितुं प्रेरयति, जो शिक्षक छात्रों को अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करता है वह छात्रों का क्या सोच रहा है। तो सी रहेगा इसका सही उत्तर। पढ़ने के लिए कह रहा है ना, तो पठन कौशल वर्धयितुम् इच्छति, सीधी सीधी बात है, सी रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। वर्णमालायाः अक्षराणां लेखनार्थं विद्यार्थिनः समर्थान् कर्तुं शिक्षकः तान् कथयति। क्या कह रहे हैं कि वर्णमाला के अक्षरों के ज्ञान के लिए विद्यार्थियों को समर्थ बनाने के लिए जो शिक्षक है उनसे कहता है, छात्रों से कहता है। कथम अक्षर निर्माणार्थम रेखांकनम करणीयः, किस प्रकार से अक्षरों के निर्माण करने के लिए रेखांकित करना है। वक्रम करणीयः, वक्र करना है। और पाशम करणीयः, पास करना है। इति, इस प्रकार से। तो वो क्या करना, एतद अस्ति, यह क्या है। लेखन यंत्रम, लेखन यंत्र है। लेखन प्रक्रिया, लेखन प्रक्रिया है। प्रवाही लेखन है या फिर लेखन रेखा लेखन है। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर, ये एक लेखन यंत्रम है, लेखन यंत्र, ये रहेगा इसका सही उत्तर, फर्स्ट वाला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है संभाषण कौशलस्य विकासार्थम योग्यतमः मार्गः अस्ति। तो संभाषण कौशल के विकास के लिए योग्यतम मार्ग है छात्रों के लिए, छात्रेभ्यः, छात्रों के लिए। प्रकृति जीवन परिस्थितिम अधिकृत्य कथयितुम अवसर प्रदानम, प्रकृति जीवन परिस्थितिम अधिकृत्य, मतलब कि प्राकृतिक जीवन की परिस्थितियां हैं उसको लेकर के कहने के अवसर प्रदान करना। भाषायाः संरचनायाः अनुशीलनम कर्तुम अवसर प्रदानम, भाषा की संरचना का अनुशीलन करने के लिए अवसर प्रदान करना। आदर्श श्रवण मार्ग्याः श्रवणार्थम अवसर प्रदानम, आदर्श श्रवण मार्ग के लिए सुनने के लिए अवसर प्रदान करना। या फिर जटिल ग्रंथान पठनार्थम अवसर प्रदान करना।
तो देखिए संभाषण कौशल के विकास के लिए बताना है अपन को यहाँ पर, तो सही उत्तर रहेगा पहला, मतलब कि प्रकृति जीवन परिस्थितिम अधिकृत्य कथयितुम अवसर प्रदानम, कहने के लिए अवसर प्रदान करना, यह रहेगा सही उत्तर, प्रकृति जीवन और परिस्थितियों के लिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है चतुर्थ कक्षायाः सौम्या, सौम्या कर लें यहाँ पर, जो कक्षा चौथी है, कक्षा चौथी में कोई सौम्या नाम की बालिका है, वह पठन समये एकम अपरिचितम शब्दम पश्यति, वह एक अपरिचित शब्द पढ़ देखती है, पश्यति मतलब देखती है, तो सा वह क्या कर रही है, संदर्भानुसारम अर्थस्य अनुमानम कुर्यात्, संदर्भ के अनुसार वो उसके अर्थ का अनुमान लगाएगी कि इसका अर्थ ये हो जाएगा, या परिचित भले है। दूसरा शब्दस्यार्थम किंचित पृच्छेत, शब्द के अर्थ के लिए दूसरे से थोड़ा सा पूछेगी, या फिर शब्दम दुर्लक्षितम कुर्यात्, शब्द को अलग कर देगी, या फिर शब्दकोशे शब्दस्यार्थम पश्येत, या फिर शब्दकोश में शब्द का अर्थ देखेगी। तो चौथी कक्षा की बालिका है सौम्या, वो पढ़ते समय एक अपरिचित शब्द को देखती है, तो वो क्या करेगी, संदर्भानुसारम अर्थस्य अनुमानम कुर्यात्, संदर्भ के अनुसार क्या करेगी, अनुमान लगाएगी कि ये हो सकता है शब्द का अर्थ। आगे चलते हैं, अधस्तनेषु कस्मिन् विधौ मातृभाषायाः व्यवधानम न अपेक्षते, मतलब कि नीचे दिए गए में किस विधि में मातृभाषा का व्यवधान अपेक्षित नहीं है, मतलब कि वहाँ पर मातृभाषा की आवश्यकता नहीं होती है, बिना मातृभाषा के ही पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन पहला है द्विभाषी विधौ, तो द्विभाषी विधि है इस प्रकार की, यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्या, आगे हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर मातृभाषा में पढ़ाया जा सकता है। शब्दभाषी विधि में भी हो सकता है और स्वाभाविक में, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में ऐसा नहीं है। तो ये जो चौथा दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर, प्रत्यक्ष विधि, और ये पहले रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है श्यामः कक्षायाः छात्रान् युगलेषु विभजति, जो श्याम है वो कक्षा के छात्रों को युगलों में विभाजित करता है, जोड़ों में विभाजित करता है। प्रत्येकम युगलाय बोधपट्टद्वयम वितरति, बोधपट्टद्वयम वितरति मतलब कि बोधपत्र बांटता है युगल में, जोड़े में ही। अनंतरम सह तान ध्यानपूर्वकम पठित्वा तत् लेखितुम निर्देशति, मतलब कि फिर उसके बाद तदनंतरम उसके बाद सह वह तान उनको ध्यानपूर्वक पठित्वा ध्यानपूर्वक पढ़ करके तत् लेखितुम निर्देशति उनको लिखने के लिए निर्देशित करता है। एवं सह किम कर्तुम प्रयतते, तो इस प्रकार से वो क्या करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहा है बताना है। तो श्याम क्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है, पारस्परिक संभाषणम, पारस्परिक संभाषण के लिए, पारस्परिक श्रुतलेखनम, पारस्परिक श्रुतलेखन के लिए, या फिर सामूहिक श्रुतलेखन, या फिर पारस्परिक पठन। क्या होगा सही उत्तर, तो पारस्परिक श्रुतलेखन के लिए, ये रहेगा इसका सही उत्तर। सूक्ष्म शिक्षणे, मतलब कि सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, एकस्मिन् समये एकमेव कौशलम प्रशिक्षयते, मतलब कि एक समय में एक ही कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं। आगे चलते हैं। अभ्यासस्य प्रक्रियायाम नियंत्रणम क्रियते, अभ्यास की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है, यहाँ पर यह भी ठीक है। पृष्ठपोषणस्य प्रभावम विकसति, बिल्कुल पृष्ठपोषण का विकास भी होता है, यहाँ पर प्रभाव को विकसित किया जाता है। और दिया हुआ है उपर्युक्त सर्वे, तो उपर्युक्त सर्वैः जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर, कि उपर्युक्त में सभी, तीनों के तीनों ठीक हैं सूक्ष्म शिक्षण के लिए। आगे चलते हैं। दिया हुआ है सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली अति उपयोगी अस्ति, मतलब कि सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली जो है ये अति उपयोगी है। तो किसके लिए अति उपयोगी है ये प्रणाली, शिक्षकस्य व्यवहारम विकसितुम, शिक्षक के व्यवहार को विकसित करने के लिए, छात्रस्य व्यवहारम विकसितुम, छात्रों के व्यवहार को विकसित करने के लिए, या फिर भाषायाः ज्ञानाः ज्ञानाय, भाषा के ज्ञान के लिए, या फिर विज्ञानस्य ज्ञानाय, विज्ञान के ज्ञान के लिए। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण जो है ये विज्ञान के ज्ञान के लिए तो है नहीं, भाषा के ज्ञान के लिए है, लेकिन ये भी ज़्यादा पॉइंट ठीक नहीं है क्योंकि और ही इसका पर्पज है। आगे दिया है छात्रस्य व्यवहार विकसितुम, तो ये छात्र तो कोई यहाँ दूर दूर तक लेना देना नहीं है क्योंकि छात्रों के लिए तो ये है ही नहीं। पहला ऑप्शन है शिक्षकस्य व्यवहारम विकसितुम, शिक्षक के व्यवहार को विकसित करने के लिए है। और कभी भी प्रश्न पूछा जाए
कि सूक्ष्म शिक्षण किसके लिए है, कस्याम कृते सूक्ष्म शिक्षणः, किसके लिए है सूक्ष्म शिक्षण, तो स्पष्ट ऑप्शन में होगा कि शिक्षक के लिए। आगे चलते हैं, उसका पहला रहेगा सही। आगे चलते हैं, केन नियमानुसारेण सर्वप्रथमं सरल शब्दान वाक्यान मुहावरान गीतान च पाठयेत तदनंतरम विषयस्य कठिन भागान पाठयेत। देखिए, केन नियमानुसारेण मतलब कि किसके नियम के अनुसार, प्रथमम पहले क्या करना है, सरल शब्दान सरल शब्दों को, वाक्यान वाक्यों को, मुहावरान मुहावरों को, गीतान चा दिया हुआ है तो यहाँ चा लगा लेंगे, और गीतान मतलब गीतों को, पाठयेत पढ़ाया जाना चाहिए, तदनंतरम विषयस्य कठिन भागम पाठयेत, तद अनंतरम तत् मतलब उसके, अनंतर मतलब बाद में, विषयस्य विषय के, कठिन भागान कठिन भाग को, पाठयेत पढ़ाएं, मतलब पहले तो ये आसान सी चीज़ें पढ़ाएं और फिर उसके बाद में क्या करें, कठिन विषय को पढ़ाएं, या फिर जो कठिन भाग है उस पाठ का उसको पढ़ाएं। तो किसके नियम के अनुसार होगा, विशेषात् सामान्यम प्रति, विशेष से सामान्य की ओर, सरलतायाः कठिनम प्रति, सरलता से कठिन की ओर होगा, या फिर ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा, या फिर विश्लेषणात् संश्लेषणम प्रति। क्या होगा इसका सही उत्तर, तो सही उत्तर रहेगा सरलतायाः काठिन्यम प्रति, सरलता से कठिनता की ओर, ये रहेगा सही उत्तर जो सेकंड दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, शिक्षकः सर्वप्रथमं विषय वस्तुम विश्लेषणम, मतलब कि शिक्षक जो शिक्षक है सबसे पहले, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, विषय वस्तुम विषय वस्तु का, विश्लेषणम मतलब विश्लेषण, तो शिक्षक सबसे पहले विषय वस्तु का विश्लेषण करता है। कैसे करता है, पृथक पृथक कृत्वा कुर्यात, पृथक पृथक मतलब होता है अलग अलग, कृत्वा मतलब होता है करके, कुर्यात मतलब करता है, तो अलग अलग करके करता है, कुर्यात मतलब करे, या फिर संपूर्णम एव कुर्यात संपूर्ण ही करे, पूरा करे, या फिर केन अपि प्रकारेण कुर्यात किसी प्रकार से करे, केन मतलब किसी, अपि मतलब भी, प्रकारेण मतलब प्रकार से, या फिर व्याकरणम पाठनम कुर्यात व्याकरण को पढ़ा करके करे। तो शिक्षक सबसे पहले विषय वस्तु का विश्लेषण कैसे करे ये बताना है। तो सही क्या रहेगा, पृथक पृथक कृत्वा कुर्यात, पृथक पृथक करके करे, जो सबसे पहले कर रहा है ना विषय वस्तु का विश्लेषण, इसलिए। आगे चलते हैं, बालकान मानसिकम स्तरम पर्याप्तम विकसितम न भवति। क्या कह रहे हैं, बालकान मानसिकम स्तरम पर्याप्तम विकसितम न भवति, बालकों का जो मानसिक स्तर है वो पर्याप्त विकसित नहीं होता है। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर, मूर्त धारणानाम ज्ञातुम, मूर्त धारणाओं को जानने के लिए, ध्यान से अमूर्त लिखा है, अमूर्त धारणानाम ज्ञातुम, अमूर्त धारणाओं को जानने के लिए, मूर्त धारणानाम ज्ञातुम, मूर्त धारणाओं को जानने के लिए, ए और बी उभयोः, ए और बी दोनों के लिए, या फिर उपर्युक्ते ना कोपी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बालकानां मानसिक स्तरम पर्याप्तम विकसितुम ना भवति, पर्याप्त विकसित नहीं होता है, अमूर्त धारणाओं को जानने के लिए, मूर्त धारणाओं को जानने के लिए, उपर्युक्त दोनों, या फिर क्या लिखा हुआ है, ना कोपी, उपर्युक्ते ना कोपी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या रहेगा सही उत्तर, जो उनका मानसिक स्तर होता है ये अमूर्त धारणाओं को जानने के लिए विकसित नहीं होता है। मूर्त धारणाओं को तो जान लेता है लेकिन अमूर्त धारणाओं को जानने के लिए विकसित नहीं होता है। आगे, लक्ष्यम प्रति अग्रसराय अति आवश्यकम अस्ति। लक्ष्यम प्रति अग्रसराय मतलब लक्ष्य के लिए, अग्रसराय आगे जाने के लिए, अति आवश्यक क्या है, तो लक्ष्य की ओर आगे जाने के, लक्ष्यम प्रति, जब प्रति शब्द यहाँ पर लग जाए तो और होगा, इसका अर्थ क्या होगा, और। तो लक्ष्य की ओर अग्रसराय मतलब अग्र मतलब होता है आगे, अग्रसर मतलब आगे की ओर, तो लक्ष्य की ओर आगे जाने के लिए अति आवश्यक क्या है, पाठनम पढ़ना, पाठन मतलब पढ़ाना कह सकते हैं, पढ़ना, सफलता, लेखनम या फिर रुचि ही। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन ध्यान से, लक्ष्य के प्रति आगे जाने के लिए आवश्यक है क्या है, तो जो ऑप्शन बी दिया हुआ है सफलता, ये आवश्यक है। आगे चलते हैं, भाषायाः शिक्षणम कुर्यात्। भाषायाः शिक्षणम कुर्यात्, भाषा का शिक्षण
करें, कैसे करें मतलब किस प्रकार से होना चाहिए भाषा का शिक्षण। बालकस्य स्वभावानुसारेण, बालकों के स्वभाव के अनुसार हो, पहला ऑप्शन है। बालकस्य क्षमतायाः अनुसारेण, बालक की क्षमता के अनुसार हो। बालकस्य स्तरस्य अनुसारेण, स्तर के अनुसार हो। या फिर उपर्युक्ताः सर्वे, मतलब उपर्युक्ताः सर्वैः मतलब सभी। तो क्या कह रहे हैं, सही उत्तर क्या रहेगा, भाषायाः शिक्षणं कुर्यात्, भाषा का शिक्षण हो, कैसे हो। देखिए यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन जो हैं सही लग रहे हैं, और आप लोग भी एक बार ध्यान से देख लें चारों ऑप्शन। देखिए बालक के स्वभाव के अनुसार हो, बालक की क्षमता के अनुसार हो और बालक के स्तर के अनुसार हो, तो उपर्युक्त सभी। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षणाय विशेष रूपेण करणीयम, मतलब कि भाषा के शिक्षण के लिए विशेष रूप से करना चाहिए या फिर करना योग्य है। क्या करना योग्य है, तो अभ्यासम अभ्यास करना योग्य है, पुनरावृत्तिम पुनरावृत्ति करना योग्य है, साहचर्यम साहचर्य करना योग्य है, या फिर वाचनम वाचन करना योग्य है। तो भाषा के शिक्षण के लिए विशेष रूप से करणीयम, विशेष रूप से करना योग्य है। क्या करना योग्य है, भाषा शिक्षणाय, भाषा के शिक्षण के लिए क्या होगा सही उत्तर, पुनरावृत्तिम, पुनरावृत्ति करना बहुत ज़्यादा जरूरी है विशेष रूप से। आगे चलते हैं। भाषा कौशलाः सन्ति, भाषा कौशल हैं, क्या दिया हुआ है प्रश्न में, भाषा कौशलाय सन्ति। ऑप्शन देख लेते हैं ध्यान से क्या क्या दिए हुए हैं। भाषा कौशलम सन्ति, भाषा कौशल हैं, श्रवण भी है, वाचन भी है, पठन लेखन भी है। एते सर्वैः, ये सभी के सभी हैं, चौथा हो जाएगा सही। आगे चलते हैं। अभ्यासम आवश्यकम अस्ति, अभ्यास आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है अभ्यास, कला पक्षस्य विकासाय, कला पक्ष के विकास के लिए आवश्यक है। भावात्मक पक्षस्य विकासाय, भावात्मक पक्ष के विकास के लिए है आवश्यक। या फिर उभयोः, ए और बी, उभयोः, उभय मतलब होता है दोनों, इन दोनों के लिए। या फिर उपर्युक्तेषु ना कोपी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। जो बी सी आंसर है ये वाला, उभयोः दोनों, दोनों ही यहाँ पर सही रहेगा। कला पक्ष का भी विकास होता है अभ्यास के दौरान और भाव पक्ष का भी विकास होता है। आगे चलते हैं। क्रियाशीलतायाः सिद्धान्तस्य अनुसारेण, मतलब कि क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है ये बताना है। क्रियाशीलता बालकेषु रुचिम वर्धते, क्रियाशीलता के द्वारा बालकों में रुचि उत्पन्न होती है। क्रियाशीलतायै छात्रेभ्यः प्रश्नान् पृच्छतु, क्रियाशीलता के द्वारा क्रियाशीलतायै छात्रेभ्यः प्रश्नान् पृच्छतु। तो क्रियाशीलता जो सिद्धांत है उसमें क्या होता है, छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर छात्राः साहित्यिक कार्यक्रमेषु भागं गृह्णन्तु, छात्र साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। या फिर उपर्युक्त सर्वे, तो क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुसार पूछा है, तो ये सभी के सभी सही हैं और सभी ऑप्शंस में क्रियाशीलता दिखाई दे रही है, तो उपर्युक्ताः सर्वैः ठीक रहेगा। आगे दिया हुआ है। बालकानां रुच्याः आवश्यकतानां च अनुसारेण एव पाठ्य सामग्री तस्याः शिक्षणं प्रणालीनां च चयनं कर्तव्यम् इति प्रतिपादितम्। देखिए एक सिद्धांत है जिस सिद्धांत में इस प्रकार से कहा गया है कि बालकों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार, देखिए और अपन ने कहाँ से लगाया, ये चा था ना जो यहाँ आ गया, चा आगे, तो बालकों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार ही, एव मतलब ही, पाठ्य सामग्री तस्याह उसकी, शिक्षण प्रणालीम च और उसकी शिक्षण प्रणाली का, प्रणालीम मतलब प्रणाली नाम मतलब प्रणाली का, चयनम चयन कर्तव्यम मतलब चयन करना चाहिए, इति प्रतिपादितम। तो ये कृष्ण प्रतिपादित किया, आप पूरा देख लेते हैं क्या कहा है प्रश्न में। बालकों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार ही पाठ्य सामग्री और शिक्षण प्रणाली का चयन करना चाहिए। तो इसका प्रतिपादन किसने किया, ये किसने कहा था, या फिर ये किस सिद्धांत के अनुसार है। क्रियाशीलता यही है सिद्धांते, क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुसार है। अभिप्रेरणायाः रुच्याः च सिद्धांते, अभिप्रेरणा और रुचि के सिद्धांत के अनुसार है। या फिर अभ्यासस्य सिद्धांते, अभ्यास के सिद्धांत के अनुसार है। या फिर अनुकरणस्य सिद्धांते, अनुकरण के सिद्धांत के अनुसार है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, ध्यान से प्रश्न को समझना है और उत्तर देना है। देखिए रुचि अपन को ऊपर दिख गया था,
तो जब ऊपर एक शब्द रुचि दिखा है तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर भी रुचि है, ये दिखा रुच्या। तो अभिप्रेरणा रुच्याः च सिद्धांते, अभिप्रेरणा और रुचि के सिद्धांत के अनुसार होगा, बी रहेगा सही। अनुकरणस्य सिद्धांतम प्रतिपादितम, जो अनुकरण का सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था अनुकरण का सिद्धांत? चैपीजीन ने, सर्ली ने, वैलेंटाइन ने, या फिर उपर्युक्त सर्वैः, उपर्युक्त सभी ने। तो अनुकरण के सिद्धांत की जब बात आती है तो उपर्युक्त सर्वैः ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अमूर्तेन मूर्तवस्तुनः साहचर्येण एव बालकं शिक्षयते इदं सिद्धांतम अस्ति। मतलब कि अमूर्तेन मूर्तवस्तुनः साहचर्येण, मतलब कि अमूर्त और मूर्त वस्तुओं के साहचर्य से ही, साहचर्य के द्वारा ही बालक सीखते हैं। तो यह सिद्धांत है किसका है? भाषा शिक्षणम, भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। विज्ञान शिक्षण, विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत है। इतिहास शिक्षणम, इतिहास शिक्षण का सिद्धांत है। या फिर गणित शिक्षणम, गणित शिक्षण का सिद्धांत है। तो क्या होगा सही उत्तर? ये भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, सीधी सीधी बात है। अमूर्त वस्तुओं का मूर्त वस्तुओं के साथ साहचर्य, जो फर्स्ट रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कक्षायाः उचित वातावरणम, मतलब कि कक्षा का उचित वातावरण पठने अवरोधम करोति, पठन को अवरोध करता है। शिक्षकस्य छात्रस्य मध्ये आत्मविश्वासं विकासयति, शिक्षक के और छात्र के बीच में आत्मविश्वास को विकसित करता है। कल्पना शक्त्याः विकासाय आवश्यकं नास्ति, कल्पना शक्ति के विकास में आवश्यक नहीं है। छात्राणां कृते आवश्यकं नास्ति, छात्रों के लिए आवश्यक नहीं है। क्या होगा सही उत्तर? कक्षायाः उचित वातावरण, मतलब कक्षा का जो उचित वातावरण है वो कैसा होना चाहिए? तो सही उत्तर क्या रहेगा? ये वाला बी। शिक्षकस्य छात्रस्य मध्ये आत्मविश्वासं विकासयति, मतलब कि शिक्षक और छात्र के बीच में आत्मविश्वास को विकसित करे, इस प्रकार का वातावरण वहां पर होना चाहिए। आगे चलते हैं। सुसंगतम या फिर सुसंगत लेखनाय आवश्यकमस्ति, सुसंगत लेख के लिए आवश्यक क्या है ये बताना है। व्याकरणस्य ज्ञानम, व्याकरण का ज्ञान। शब्द ज्ञानम, शब्दों का ज्ञान। ए और बी उभयोः, दोनों। या फिर उपर्युक्ते न कोपि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या रहेगा सही उत्तर? सुसंगतम लेखनाय आवश्यकम अस्ति, सुसंगत लेख के लिए आवश्यक क्या है? सही उत्तर क्या रहेगा? उभयोः, दोनों। व्याकरण का ज्ञान भी जरूरी है और शब्द का ज्ञान भी जरूरी है, तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है वही है बिल्कुल सेम। सुसंगत लेखनस्य या फिर सुसंगत लेखनम अस्ति, यहाँ ये कर लें आप, सुसंगत लेखनम अस्ति, सुसंगत लेख क्या है? तो भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षणस्य महत्वम, भाषा शिक्षण का महत्व है। भाषा शिक्षणस्य सिद्धांतम, भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। या फिर ना कोपी, कोई नहीं है। तो सुसंगत लेख की जब बात आती है तो एक ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, ये फर्स्ट रहेगा सही, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। आगे चलते हैं। भाषायाः पठनस्य योग्यतायाः विकसितुम, मतलब कि भाषा के पठन की योग्यता के विकास के लिए क्या करना होगा? वक्ता आत्मविश्वासेन विषय वस्तुम पठेत, मतलब कि जो वक्ता है वो आत्मविश्वास से विषय वस्तु को पढ़े। दूसरा, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणेन पाठनम कुर्यात्, विश्लेषणात्मक दृष्टि से पाठन करे। या फिर पठनेन सह प्रश्नान अपि चिंतयेत, पढ़ने के साथ प्रश्नों का भी चिंतन करे। या फिर उपर्युक्ताः सर्वैः, उपर्युक्त सभी। तो भाषायाः पठनस्य योग्यतायाः विकसितुम, भाषा के पढ़ने की योग्यता के विकास के लिए क्या होगा सही उत्तर? डी, ये रहेगा सही, क्योंकि यहाँ पर सभी जो हैं वो सही लग रहे हैं। आगे चलते हैं, या फिर सही हैं। आगे, भाषायाः माध्यमेन बालकः, भाषा के माध्यम से बालक क्या करता है? पठितुम शिक्षयति, पढ़ने के लिए शिक्षित होता है। लेखितुम शिक्षयति, लिखने के लिए शिक्षित होता है। या फिर उभयोः, दोनों। उपर्युक्तेषु कः अपि न, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सी रहेगा इसका सही उत्तर, क्योंकि पढ़ने के लिए भी शिक्षित होता है और लिखने के लिए भी शिक्षित होता है। कैके द्वारा? भाषा के माध्यम से। और आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, मानवस्य जीवने भाषायाः किं महत्वम् अस्ति,
मानव के जीवन के लिए भाषा की क्या आवश्यकता है? क्या होगा सही उत्तर? भाषा संप्रेषणस्य माध्यमस्ति, भाषा संप्रेषण का माध्यम है अपना आदान प्रदान करने का। ज्ञानार्जनस्य साधनमस्ति, ज्ञानार्जन का साधन, ये भी ठीक है। संस्कृत्याः सभ्यतायाः विकासे सहायकमस्ति, संस्कृति और सभ्यता के विकास में सहायक है। या फिर उपर्युक्ताः सर्वैः, उपर्युक्त में से सभी, तो यही रहेगा अपना सही उत्तर, उपर्युक्तेषु सभी, या फिर उपर्युक्ताः सभी। भाषा शिक्षणस्य सोपानानि सन्ति, भाषा शिक्षणस्य मतलब भाषा शिक्षण के, सोपानानि मतलब सोपान, सन्ति मतलब हैं, तो भाषा शिक्षण के सोपान हैं, कितने हैं? पंच, षट, चत्वारः या फिर त्रयः। पंच मतलब 5, षट मतलब 6, चत्वारः मतलब 4, त्रयः मतलब 3। कितने हैं? तो 4, सभी लोगों को पता है, L, S, R और W। जो कि संस्कृत में यदि अपन बोलेंगे तो श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, और इन सभी की विशेषताएं आप लोगों को याद करना है। श्रवण की क्या विशेषता है? सुनना, लेकिन कैसे सुनना कि सुनने के बाद में समझ में भी आना चाहिए, ऐसा। तो इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो भी अपलोड है, तो वो भी आप लोग देख लें। आगे, अधोलिखितेषु वाक्येषु मौखिक उपागमस्य महत्वम किम नास्ति। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अधोलिखितेषु, अधा मतलब होता है नीचे, और लिखितेषु मतलब लिखे हुए में। तो नीचे लिखे हुए वाक्यों में, वाक्येषु वाक्यों में मौखिक उपागमस्य, मौखिक उपागम का महत्वम नास्ति, महत्व नहीं है। तो नीचे दिए गए वाक्यों में मौखिक उपागम का महत्व क्या नहीं है? पहला, अनेन शब्द भंडारस्य संग्रहणे सौविध्यम भवति, मतलब कि इसके द्वारा शब्द भंडार को संग्रहण करने में सौविध्यम भवति मतलब सुविधा होती है। आगे, संस्कृत अवगमनस्य गति अवरोधः भवति, मतलब कि संस्कृत मतलब संस्कृत अवगमन मतलब होता है सीखना, तो संस्कृत के अवगमन की गति में अवरोध होता है, मतलब कि संस्कृत के सीखने में अवरोध उत्पन्न होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो अभी वर्ग 2 में संस्कृत पेडागोजी आनी थी, तो उसके लिए भी पेडागोजी बहुत सारी तैयार की थी, लेकिन चूंकि मैंने क्वेश्चंस ज़्यादा लगाए हैं और विषय तो बहुत कम पढ़ने को मिलता है, तो विषय तो यही जो शिक्षण विधियाँ हैं ये पढ़ी थी बस। लेकिन हाँ, इसके अलावा क्वेश्चंस बहुत सारे लगाए हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग क्वेश्चंस ज़्यादा लगाएं, क्योंकि आपकी जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यहाँ पर पेडागोजी से संबंधित ज़्यादा पोर्शन पूछा जाना है। ये कहें कि सीधा सीधा आधा पेपर जो है 75 नंबर का, वो पूरा पेडागोजी का है। तो यदि आप पेडागोजी पर ज़्यादा जोर देंगे तो फिर कुछ होने की संभावना है। और सिलेक्शन के लिए आप लोगों को पता ही है कि 120 प्लस मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ, क्योंकि अभी जब वर्ग 1 का देखें आप और इतना ज़्यादा वो है, तो फिर यहाँ तो और ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। तो क्या कह रहे हैं, अधोलिखितेषु वाक्येषु मौखिक उपागमस्य महत्वम नास्ति। तो सेकंड वाला गलत मिल गया अपन को, नास्ति मतलब नहीं, नेगेटिव ढूंढना है। अनेन संस्कृत शब्दावली नाम अभ्यासः शीघ्रतया भवति, बिल्कुल ठीक है। अनेन मतलब होता है इसके द्वारा, संस्कृत शब्दावली नाम मतलब संस्कृत शब्दावली का, अभ्यासः मतलब अभ्यास, शीघ्रतया भवति शीघ्रतया होता है, तो ये तो ठीक है। एते सर्वे, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन को नास्ति वाला ढूंढना है और दो तो यहाँ सही मिल गए, तो ये वाला अपना सही रहेगा। संस्कृत अवगमनस्य गति अवरोधः भवति, मतलब कि संस्कृत के सीखने में गति अवरोध होता है, रुकता है सीखना, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे, और सही उत्तर भी अपना वही है, क्योंकि अपन को नेगेटिव ढूंढना था। कस्मिन् शिक्षणे गहनाध्ययनार्थम मननार्थम च मौनवाचनम भवति। क्या कह रहे हैं, ये तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को यदि यही क्वेश्चन हिंदी में पूछ लिया जाए तो आप लोग जल्दी बता देंगे, लेकिन संस्कृत में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों को समझना पड़ेगा पहले। तो आप समझेंगे कैसे, तो बहुत सारे प्रश्नों का जब आप अभ्यास कर लेंगे, 600-700-800 प्रश्न लगा लेंगे, तो फिर लगने लगेगा कि हाँ, इस प्रश्न में ऐसा पूछा है और इस प्रश्न को ऐसे समझना है। तो भी आप लोग अभ्यास करें। दिया हुआ है कस्मिन् शिक्षणे गहनाध्ययनार्थम मननार्थम च मौनवाचनम भवति, मतलब कि किस शिक्षण में गहन अध्ययन के लिए, गहन अध्ययनार्थम गहन अध्ययन के लिए, और मननार्थम च मनन के लिए, च मतलब होता है और, जो कि च अपन को कहाँ पर लगाना है, इसके आगे यहाँ, च मतलब और फिर से दिया है, तो गहन अध्ययन के लिए मनन और मौन वाचन होता है। किस शिक्षण में गहन अध्ययन करने के लिए मनन
और मौन वाचन होता है। तो क्या व्याकरण शिक्षण में होता है, गद्य शिक्षण में होता है, गद्य शिक्षण में, पद्य शिक्षण में। यह जो पद्य गद्य लिखा हुआ है ना, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, जिसमें क्या होगा, जिसका अर्थ निकलेगा पद्य में, नाटक में, गद्य में, व्याकरण में, या फिर पद्य में। तो क्या रहेगा सही उत्तर होगा सही गद्य शिक्षण में। आगे दिया हुआ है निदानात्मक परीक्षणम भवितुम शक्नोति। तो निदानात्मक परीक्षण हो सकता है, कैसा हो सकता है, देखो परीक्षण 2 बार लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। निदानात्मक परीक्षण हो सकता है, कैसा हो सकता है, शक्नोति मतलब हो सकता है, भवितुम मतलब होना, भवित मतलब भी होना ही होता है, और इसका मतलब सकना अपन समझ सकते हैं वैसी भाषा में, तो हो सकता है। तो निदानात्मक परीक्षण हो सकता है, कैसा हो सकता है, तो ये शाब्दिक हो सकता है क्या, हाँ शाब्दिक भी हो सकता है, बिल्कुल निदानात्मक परीक्षण शाब्दिक हो सकता है। अशाब्दिक हो सकता है क्या, हाँ, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण के तुरंत बाद उपचारात्मक परीक्षण होता है, तो ये दोनों प्रकार से हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है। आगे प्रक्षेपित परीक्षणाम, तो प्रक्षेपित परीक्षण भी हो सकता है, प्रक्षेपित परीक्षण भी हो सकता है। आगे क्या कहा, सर्वे, तो बिल्कुल ठीक है, तीनों हो सकते हैं, तो ये सभी जो है ये रहेगा इसका सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है अधोलिखितेषु प्रक्षेपण यंत्रम अस्ति, कि नीचे दिए गए में प्रक्षेपण यंत्र है। तो नीचे दिए गए में प्रक्षेपण यंत्र क्या है, उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका है। आगे भाषा पंजिका है। वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्र है, या फिर संग्रहालय है। तो निम्नलिखितेषु प्रक्षेपण यंत्र क्या है, उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका जो दिया हुआ है ये है। आगे चलते हैं, छात्रेषु भावग्रहण परीक्षणार्थम केंद्रीय भावाधारित प्रश्नाः कुत्र भवन्ति। क्या कह रहे हैं, छात्रों में भावग्रहण परीक्षण के लिए केंद्रीय भावाधारित प्रश्नाः, केंद्रीय भाव पर आधारित प्रश्न, कुत्र भवन्ति, कहाँ पर होते हैं। क्या कह रहे हैं, छात्रों में भाव ग्रहण परीक्षण के लिए केंद्रीय भाव पर आधारित प्रश्न कहाँ होते हैं, तो गद्य में होते हैं, पद्य में होते हैं, नाटक में होते हैं, या फिर व्याकरण में होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो कहाँ पर होते हैं, केंद्रीय भाव को ग्रहण कहाँ पर किया जाता है, तो सही उत्तर क्या रहेगा, पद्य शिक्षण में होते हैं। छात्रेषु भाव ग्रहण परीक्षणार्थम केंद्रीय भाव आधारित प्रश्नाः कुत्र भवन्ति, तो केंद्रीय भाव पर आधारित प्रश्न भाव ग्रहण करने के लिए जो है वो कहाँ होते हैं, पद्य शिक्षण में होते हैं। आगे भवतः मते प्रायः शिक्षायाः कस्य क्षेत्रस्य समस्या सर्वतो महत्वपूर्णा। क्या कह रहे हैं कि भवता मते, आपके मत में, भवतः मतलब होता है आप, मते मतलब मत में, मैंने बोला था ना मते, तो ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन, एक मात्रा है ना, यहाँ ये अपन समझ जाना सप्तमी विभक्ति है इसमें। भवतः मते, आपके मत में, प्रायः रूप से, शिक्षायाः कस्य क्षेत्रस्य, शिक्षा के किस क्षेत्र में, समस्या सर्वतो महत्वपूर्णा, शिक्षा के क्षेत्र में समस्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वह कौन सा शिक्षा का क्षेत्र है जहाँ पर शिक्षा, क्या कह रहे हैं, भवता मते प्रायः शिक्षायाः समस्या, तो शिक्षायाः कस्य क्षेत्र से समस्या सर्वतो महत्वपूर्ण। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि आपके मत में प्रायः शिक्षा के लिए किस क्षेत्र में समस्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कह रहे हैं। ऑप्शन पहला दिया है माध्यमिक क्षेत्र से, माध्यमिक क्षेत्र में, उच्च शिक्षायाः क्षेत्र से, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र से, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर तकनीक क्षेत्र से, तकनीक के क्षेत्र में। तो सही क्या रहेगा, प्राथमिक क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे शिक्षकाय लेखन कार्ये अपेक्षिता भवति। शिक्षकाय मतलब कि शिक्षक के लिए लेखन कार्य में अपेक्षिता भवति, अपेक्षित है, क्या अपेक्षित है शिक्षक के लिए लेखन कार्य में। ऑप्शन दिया हुआ है हलंतादि नाम
प्रयोगानाम वर्तनीगत शुद्धता। तो ऑप्शन पहला है जिसमें क्या रहेगा, हलंतादि नाम मतलब हलंत आदि की, आगे प्रयोगानाम हलंत आदि का प्रयोग और वर्तनीगत शुद्धता। तो हलंत आदि का प्रयोग ठीक हो और वर्तनीगत शुद्धता ठीक हो, यह अपेक्षित है। या फिर अनुस्वार वर्तनीगत शुद्धता, तो अनुस्वार की जो वर्तनीगत है, ये अनुस्वार अपन ने लगाया कहीं भी, तो वर्तनीगत इनकी जो शुद्धता है वो देखना है। आगे क्या कह रहे हैं, विसर्ग वर्तनीगत शुद्धता, तो विसर्गों की वर्तनीगत शुद्धता, ये अपन ने विसर्ग लगाया तो इसकी भी वर्तनीगत शुद्धता देखना है। उपर्युक्तेषु सर्वे, तो उपर्युक्त सभी रहेगा सही, क्योंकि लेखन कार्य में ये सभी अपेक्षित हैं। आगे क्रियात्मक पक्षस्य मूल्यांकनम भवति, क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं कि आप लोग 6 से लेकर के और 12th तक की संस्कृत की बुक्स पढ़ें, क्योंकि मैं एक सीरीज लाने वाला हूं और जिसमें ऐसा करूंगा कि डायरेक्ट अभ्यास ही करा दूंगा। जैसे कक्षा 6वीं हुई तो कक्षा 6वीं में जो भी संधि पूछी है, समास पूछे हैं, प्रत्यय पूछे हैं, उपसर्ग पूछे हैं, वो सारे के सारे, और मुझे पता है कि उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई लोग बोलेंगे कि वहाँ से नहीं आएगा क्योंकि वहाँ से वर्ग 2 में आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि संस्कृत जो है, संस्कृत कहाँ पर पूछी गई है, 6 से स्टार्ट है, तो फिर 6 की क्लास का उसमें आएगा और 7th क्लास का भी आएगा और 8th क्लास का भी आएगा, तो अपन को वो पढ़ना है। और मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको ये जो कुछ सीरीज चल रही हैं तो इनके साथ साथ रोज़ 1 या 2 वीडियो में तो वो भी करने की कोशिश कराऊँ, जिससे कि आपका थोड़ा सा अभ्यास और बढ़िया बने। मतलब एक बार मैं ये समझता हूँ कोई भी चीज़ अपन पढ़ें तो वो अपनी आँखों के सामने से निकल जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ जब अपन बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि दिमाग कहाँ कहाँ घूम रहा है। मतलब जब पेपर देने बैठते हैं तो आपने कभी भी, चाहे 1 साल पहले पढ़ी हो चीज़, चाहे 2 साल पहले पढ़ी हो, 3 साल पहले पढ़ी हो, वो चीज़ आपके दिमाग में वहाँ आ जाएगी। इतना ज़्यादा तेज चलता है वहाँ दिमाग, तो आपके आंखों के सामने से निकल जाएं क्वेश्चंस या फिर जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो अब वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मल तैयारी नहीं है, बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं लोग, और जो पता चलता है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज की तैयारी थोड़ी है उनकी, 7-7 साल से तैयारी कर रहे हैं जिनकी DLED है। तो आप लोग समझते होंगे कि उनकी तैयारी कितनी ना होगी। उन्होंने 6 से लेकर 8th तक की बुकें कई बार पढ़ ली होंगी। तो एक बार मैं भी आप लोगों को यहाँ पर वो बुक्स अपलोड कर दूंगा, जिससे आपका अभ्यास बढ़िया बने। चलिए, तो यहाँ क्या रहेगा सही, क्रियात्मक पक्षस्य मूल्यांकनम भवति, क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। कैसा होता है क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन, तो ये प्रायोगिक परीक्षा जो है ये सही रहेगा उत्तर। आगे चलते हैं। पठन कौशलस्य विधिरस्ति, पठन कौशल की विधि है। क्या है पठन कौशल की विधि, ध्वनि साम्य विधि, अक्षर बोध विधि, संगति विधि या फिर सर्वे। तो देखिए यहाँ पर पठन कौशल की विधियाँ पूछी हैं, ध्यान रखना आप लोग। और पठन कौशल की ये वीडियो सारे अपने चैनल पर अपलोड हैं। पठन कौशल की विधि, लेखन कौशल की विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो यहाँ क्या रहेगा सही पठन कौशल की विधि। देखिए ध्वनि साम्य विधि तो है, अक्षर बोध विधि भी है और संगति विधि भी है, तो एते सर्वे रहेगा सही। आगे उच्चारण संबद्धानाम अशुद्धीनाम कारणमस्ति, मतलब कि उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का कारण क्या है ये बताना है। तो उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का कारण क्या होगा, अज्ञानता बिल्कुल ठीक है, भावातिरेक बिल्कुल ठीक है, प्रयत्न लाघव ये भी ठीक है। तो एते सर्वे जो ये सभी हैं ये सभी उच्चारण संबंधित अशुद्धियों के कारण हैं। आगे दिया हुआ है दृश्य श्रव्योपकरणानाम महत्वम वर्तते, मतलब कि दृश्य और श्रव्य उपकरण जो हैं उनका महत्व क्या है, आप लोग समझते ही होंगे दृश्य और श्रव्य उपकरण। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि दृढ़ चिरस्थायी च ज्ञानम, मतलब कि दृढ़ और चिरस्थायी ज्ञान होता है। ये जो चा है यहाँ लगाना है दृढ़ के बाद। आगे पाठ्यवस्तु रोचकः सार्थक च जातम, मतलब कि जो पाठ्य वस्तु है वो रोचक होती है, रुचिकर होती है और सार्थक होती है। जातम मतलब होती है लगा लें। छात्राः सक्रियाः भवन्ति, छात्र सक्रिय होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो उपर्युक्त सर्वे ये होगा सही उत्तर।
आप लोग सोच रहे हों कि लगातार 3 क्वेश्चन तो सर्वे वाले आ गए लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कभी कभी। और एक चीज़ और ध्यान रखें, कभी कभी सर्वे वाला जो दिया हुआ होता है ना ऑप्शन, वो भी कभी सही नहीं होता, क्योंकि एक बार मेरे से गलती हो गई अभी वर्ग 1 में। एक क्वेश्चन था सर्वे वाला, तो मैंने सोचा कि ये जब 2 क्वेश्चन मतलब कि 2 उसमें ठीक थे, एक गलत था। मेरे, आपको पता होगा, मेरे आए थे संस्कृत में 100 में से 97 नंबर आए थे मेरे अभी वर्ग 1 में। तो एक क्वेश्चन मेरा जो गलत हुआ वो ऐसे ही हुआ था कि उसमें 4 थे, तो मैंने सोचा चलें बढ़िया है ये, देखा वहाँ ये भी ठीक है, इसमें ये भी ठीक है। अब ये जो था ये इस प्रकार से यहाँ मतलब मैं बता रहा हूँ, ऐसा एक क्वेश्चन गलत था वो। अब लेकिन मुझे लगा कि जब ये दोनों हैं तो ये तीसरा भी होगा, तो लग तो रहा था मन में कि ये जो तीसरा वाला है ये गलत है, लेकिन वहाँ जब लगता है कि क्या पता माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, तो मैंने फिर ये डायरेक्ट लगा दिया सर्वे एक बार, तो वहाँ एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना है कि जब बिल्कुल आप कंफर्म हो जाएं कि हाँ सर्वे ठीक है, तो ही आप सर्वे लगाएं, क्योंकि इसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। चलते हैं, क्या दिया है, वाचन शिक्षण से विधि नास्ति, वाचन शिक्षण की विधि क्या नहीं है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में देखें, वाचन शिक्षण की विधियों के बारे में बताया है। पहला दिया है व्याख्यान विधि, तो व्याख्यान विधि क्या वाचन शिक्षण की विधि है। दूसरा दिया है समवेत पाठ विधि, तो ये तो है। ध्वनि साम्य विधि ये भी है, और अनुध्वनि विधि ये भी है, लेकिन ये वाचन शिक्षण की विधि व्याख्यान विधि नहीं है। आगे, लिखित रचना शिक्षण से विधिरस्ति, मतलब कि लिखित रचना शिक्षण की विधि है। क्या है लिखित रचना शिक्षण की विधि? ऑप्शन पहला दिया हुआ है उद्बोधन विधि, बिल्कुल है। चित्र विधि ये भी है। अनुकरण विधि करके सीखना, मतलब अनुकरण करके सीखना, तो ये भी है। तो सर्वे ये हो जाएगा सही। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। श्रवणम भाषणम पठनम लेखनंच इत्येतैः सह अपर भाषा कौशलम अस्ति, मतलब कि श्रवण, भाषण, पठन और लेखन ये तो कौशल है ही, लेकिन इनके साथ में एक दूसरा कौशल भी है, दूसरा भाषा कौशल भी है। तो वो कौन सा है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है व्याकरणम, व्याकरण कौशल, चिंतनम, चिंतन, अधिगमनम, अधिगमन, या फिर सृजनात्मकता। तो क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? श्रवण, भाषण, पठन और लेखन के साथ चिंतन जो है वो भाषा कौशल में संलग्न है, तो ये रहेगा सही उत्तर। बस सह दिया है ना, मतलब इनके साथ में। आगे चलते हैं। सृजनात्मक लेखनस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति, क्या कह रहे हैं कि जो सृजनात्मक लेख है उसके अनेक प्रयोजन हैं। सृजनात्मक लेख के अनेक प्रयोजन हैं। तेषु प्रमुख अस्ति, उनमें प्रमुख प्रयोजन कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया है भाव विनिमय, भाव विनिमय। दूसरा दिया हुआ है वर्तनी शुद्धता, वर्तनी की शुद्धता। आगे दिया हुआ है व्याकरण शुद्धता, व्याकरण की शुद्धता, या फिर स्वाभिव्यक्ति ही, मतलब कि अपनी अभिव्यक्ति। तो क्या रहेगा सही उत्तर? सृजनात्मक लेखन के लिए, या फिर ये कहें कि सृजनात्मक लेख के अनेक प्रयोजन हैं, उनमें से प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो जो ऑप्शन डी है यही रहेगा सही, क्योंकि सृजनात्मक लेखन के अनेक प्रयोजन हैं, उनमें जो प्रमुख है वो है स्वभाभिव्यक्ति, मतलब स्वाभिव्यक्ति भी अपन कहें, स्वाभिव्यक्ति, क्योंकि अपनी अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सृजनात्मक लेख तभी होगा जब अपनी अभिव्यक्ति होगी। चौथा रहेगा सही। चलते हैं आगे। छात्राः गरुण विषये एकां कवितां पठितुम् आरभन्ते, पठनात् पूर्वं शिक्षकस्य महत्वपूर्णं कार्यम् अस्ति। क्या कह रहे हैं कि छात्र गरुण विषय पर एक कविता पढ़ना शुरू करते हैं। पठनात् पूर्वं मतलब पढ़ने से पहले, शिक्षकस्य शिक्षक का, महत्वपूर्ण कार्यम अस्ति कार्य हो, तो शिक्षक का कार्य क्या होना चाहिए? मतलब कि क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार प्रश्न देख लें। छात्र गरुण विषय पर एक कविता पढ़ना शुरू करते हैं, तो पढ़ने से पूर्व शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य क्या होना चाहिए ये बताना है। ऑप्शन पहला दिया है छात्रान प्रति कठिन शब्दान अर्थ ज्ञानाय कथनम, मतलब कि छात्रों के प्रति कठिन शब्दानाम, कठिन शब्दों का, अर्थ ज्ञानाय कथनम, अर्थ
ज्ञान के लिए कहना, मतलब कि जो भी वहाँ कठिन शब्द हैं उस पाठ में उनको पहले से बता देना। दूसरा ऑप्शन दिया है कवेह विषये अधिकम विवरणम छात्रेभ्यः दातव्यः, मतलब कि कवि के बारे में जो कविता यहाँ पर पढ़ी जा रही है उसके लेखक जो हैं, कवि जो हैं, उसके बारे में विवरण देना। आगे कवितायाम विद्यमानान कठिन शब्दान रेखांकितान कर्तुम छात्रान प्रति कथयन, मतलब कि कविता में विद्यमान जो कठिन शब्द हैं उनको रेखांकित करके और छात्रों को कथन करना या फिर कहना, छात्रों के लिए कहना कि आप रेखांकित कर लें इस प्रकार के जो भी कठिन शब्द हैं उनको। आगे गरुण विषये छात्रान प्रति चर्चायाः कृते कथनम, मतलब कि गरुण विषय पर छात्रों के लिए चर्चा करने के लिए कहना। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर, या फिर चर्चा करेंगे ये भी कह सकते हैं। तो छात्र गरुण विषय पर एक कविता पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ने से पूर्व शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य यह होना चाहिए कि वह गरुण विषय की कथा को छात्रों के बीच भली भांति समझा दे। ये वाला मतलब कि गरुण विषय छात्रान प्रति चर्चायाः कृते कथनम, पहले से कथन कर देगा उस विषय पर कि इस प्रकार से ये है, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। विद्यालये यथार्थतया आंग्ल भाषायाः शिक्षणार्थम महत्वपूर्णम अंगम अस्ति, क्या कह रहे हैं कि विद्यालय में यथार्थ रूप से अंग्रेजी भाषा के शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग मतलब होता है भाग, अंग मतलब भाग, तो महत्वपूर्ण भाग है, क्या है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है तत् स्थानीय शिक्षकस्य उपस्थिति, मतलब कि वहाँ के स्थानीय शिक्षकों की उपस्थिति हो पढ़ाने के लिए। आगे आनुपूर्वेण व्याकरण नियमानाम शिक्षणम, मतलब कि प्रारंभ से ही व्याकरण नियमों का शिक्षण कराया जाए। या फिर शुद्धोच्चारणस्य शिक्षणम, शुद्धोच्चारण का शिक्षण कराया जाए, शुद्धोच्चारण में शिक्षण हो। आगे भाषायाः प्रयोगार्थम अवसरः, मतलब कि भाषा प्रयोग के अवसर, तो यही होगा इसका सही उत्तर, मतलब कि भाषा प्रयोग के अवसर देना सही होगा। एक बार ध्यान से, क्योंकि भाषा के प्रयोग का अवसर प्रदान किया जाए, क्योंकि भाषा का जितना अधिक प्रयोग होगा उस विषय में ज्ञान उतना ही अधिक बढ़ता है, तो ये रहेगा सही डी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। वयम भाषायाः उपयोगम कुर्मः, हम भाषा का उपयोग करें, तो क्यों करें? ऑप्शन पहला दिया हुआ है लेखनार्थम, मतलब कि लेखन करने के लिए भाषा का प्रयोग करें। आगे दिया है भाव विनिमयार्थम, मतलब कि अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए करें। या फिर श्रवणार्थम, सुनने के लिए करें। या फिर पठनार्थम, पढ़ने के लिए करें। तो क्या होगा यहाँ पर सही कि हम भाषा का उपयोग किसके लिए करें? तो हम भाषा का उपयोग भाव विनिमय के लिए करें या फिर करते हैं। भाषा का उपयोग भाव विनिमय के लिए करते हैं। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का साधन है और भाषा भाव विनिमय का भी साधन है। तो क्या रहेगा सही? ये वाला जो बी दिया हुआ है यही होगा सही। थोड़ा सा कभी कभी जो अपन इसका अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं हो सकती है, लेकिन भाव वही रहता है, क्योंकि अपन लोग भी ये क्वेश्चन पहली बार ही देख रहे होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन अच्छे से करने की कोशिश करेंगे और करेक्ट बिल्कुल जो सही उत्तर है उस पर जाने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। पठन कौशलम नाम, मतलब कि पठन कौशल है, क्या है पठन? ऑप्शन पहला दिया हुआ है पाठस्य अर्थकरणम, मतलब कि पाठ का अर्थ करना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि पाठ का अर्थ करके और ग्रहण करना। पठन कर रहे हैं ना, तो पठन में अर्थ भी हो, ये पहला ऑप्शन। दूसरा दिया है पाठस्य कंठस्थीकरणम, पाठ को कंठस्थीकरण करना, कंठस्थ याद करना। आगे पाठस्य अभिज्ञानम, मतलब कि पाठ का अभिज्ञान हो। चौथा दिया है अबाध गतिना शुद्धोच्चारणेन सह पाठस्य उच्चैः पठनम, मतलब कि बिना रुके अबाध गति से शुद्धोच्चारण के द्वारा क्या करना? पाठ का जोर जोर से पाठ को पढ़ना। ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। सही क्या रहेगा? ऑप्शन पहला वाला पाठस्य अर्थकरणम, मतलब कि हम समझते भी हैं कि जो पाठ के भावों को स्पष्ट किया जाता है वो अर्थकरण से ही होता है स्पष्ट ये सब। और पठन कौशल पाठ के अर्थ ग्रहण करने का सबसे उपयोगी गुण भी है।
ये महत्वपूर्ण यही है, पाठ पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ने के साथ अर्थ ग्रहण करना महत्वपूर्ण है। ये आगे चलते हैं, दिया हुआ है भविष्य कथनम इति उपकौशलम केन संबद्धम। जो भविष्य कथन है ये उपकौशल है, तो ये किसका उपकौशल है भविष्य कथनम, ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला यहाँ पर दिया हुआ है भविष्य कथनम इति उपकौशलम अस्ति। ऑप्शन पहला दिया है रूपरेखा निर्माणम, मतलब कि रूपरेखा निर्माण का। दूसरा दिया हुआ है सारांश लेखनम, सारांश लेखन का। तीसरा दिया हुआ है टिप्पणी लेखनम, टिप्पण लेखन का, या फिर वाचनेन, वाचन का। तो सही उत्तर क्या रहेगा, पहला वाला, कि भविष्य कथन जो उपकौशल है उसका संबंध किससे रहेगा, तो रूपरेखा निर्माण से रहेगा, ना कि सारांश लेखन से, ना कि टिप्पण लेखन से, और ना ही वाचन से, क्योंकि ये तर्क संगत सिद्ध होता है। तो ये रहेगा सही उत्तर रूपरेखा निर्माण। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है भाषण लेखन कौशल संबद्ध निमित्तम प्रदत्त प्रतिपुष्टि प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रियाणाम आयोजनश्च संबद्धे स्तः। क्या कह रहे हैं कि भाषण लेखन कौशल से संबद्ध, उससे निमित्त जो दी गई प्रतिपुष्टियां हैं वो प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आयोजन में, या फिर ये कहें कि प्रक्रियाओं के आयोजन का संबंध किससे है, ये आपको यहाँ पर बताना है, या फिर ये किससे संबंधित है। ऑप्शन पहला दिया है वार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा से संबंधित है, सत्रीय परीक्षा या सत्रीय परीक्षा से संबंधित है, या फिर रचनात्मक मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, या फिर योगात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, जो प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आयोजन का संबंध है वो रचनात्मक मूल्यांकन से होता है, रचनात्मक मूल्यांकन से, जो कि भाषण लेखन कौशल से संबद्ध प्रतिपुष्टि प्रदान करने का प्रभावपूर्ण कारक है। अतः जो सी विकल्प है ये वाला यही रहेगा इसका सही उत्तर, समीचीन उत्तर रहेगा सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है निम्नलिखितेषु किम शब्दावल्याः पाठन प्रक्रियायाः अभिन्न भागः अस्ति। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में क्या शब्दावली पाठन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है विन्यास है, प्रत्यय है, लोकोक्ति है, या फिर उपसर्ग है। क्या रहेगा सही, तो जो विन्यास है, विन्यास ये पाठन प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है, जबकि जो प्रत्यय हैं, लोकोक्ति हैं, ये उपसर्ग हैं, ये पाठन प्रक्रिया के विषय हैं। ये सब के सब क्या हैं, जो ये ऑप्शन में दिए हुए हैं ये पाठन प्रक्रिया के विषय हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ये तर्क संगत सिद्ध होता है, ये रहेगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है कोपि मिश्रित क्षमता समूहः कस्मिन् संदर्भे विषमः। मतलब कि कोई मिश्रित क्षमता समूह किस संदर्भ में विषम है। कोपि मतलब कोई भी, मिश्रित क्षमता समूह, मिश्रित क्षमता समूह किस संदर्भ में विषम है ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला है अर्थ स्तर संदर्भे, अर्थ और स्तर के संबंध में, लिंग और आयु के संदर्भ में, या फिर सामाजिक स्तर संदर्भे, सामाजिक स्तर के संदर्भ में। तो क्या रहेगा सही, या फिर चौथा दिया है ज्ञान कौशल संदर्भे, ज्ञान कौशल के संदर्भ में। तो सही उत्तर क्या होगा, कोई भी मिश्रित क्षमता समूह जो है वो ज्ञान कौशल के संदर्भ में विषम है। मतलब कि क्षमता किसी भी समूह में पूर्णता की नहीं होनी चाहिए, अधूरी या मिलती जुलती नहीं, अन्यथा वह ज्ञान कौशल में विषमता पैदा करती है। तो जो ये डी ऑप्शन दिया हुआ है ये विकल्प ज़्यादा सटीक है इनसे। थोड़े से प्रश्न कठिन हैं, कड़े हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न पूछे। आगे दिया हुआ है निम्नलिखितेषु किम छात्र केंद्रित अनुदेशनम। मतलब कि निम्नलिखित में कौन सा छात्र केंद्रित अनुदेशन है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है व्याख्यानम, व्याख्यान, या फिर दूसरा दिया हुआ है वैयक्तिक अनुदेशनम, वैयक्तिक अनुदेशन, तीसरा दिया हुआ है प्रदर्शनम, और चौथा दिया है प्रतिमानात्मकम, प्रतिमानात्मकम। हाँ, क्या होगा सही उत्तर, तो जो बी दिया हुआ है यही रहेगा सही, अर्थात वैयक्तिक अनुदेशन ही छात्र केंद्रित अनुदेशन है, जबकि जो ये व्याख्यान, प्रदर्शन और प्रतिमा समूह हैं
ये समूह केंद्रित अनुदेशन हैं। और ये कैसे हैं? समूह केंद्रित अनुदेशन, जो कि छात्र केंद्रित अनुदेशन ये नहीं है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? ये वाला वैयक्तिक अनुदेशन, बी ऑप्शन रहेगा इसका सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है नाट्यम पाठयितुम किम उत्कृष्टम। तो नाटक शिक्षण कराने में उत्कृष्ट क्या है ये बताना है। ऑप्शन पहला दिया है कथाम व्याकरणम च अधिकृत्य विशिष्ट प्रश्नावल्याः द्वारा छात्र परीक्षणम। मतलब कि कथा और व्याकरण को अधिकृत्य मतलब आधारित करके विशिष्ट प्रश्नावल्याः द्वारा मतलब कि विशिष्ट प्रश्नावली द्वारा छात्र परीक्षणम, छात्रों का परीक्षण। दूसरा दिया है कथायाः भावम अवगंतुम नाटकस्य मौन वाचनम। मतलब कि कथा के भावों को जानने के लिए, वो उनका अवगमन हो जाए तो उसके लिए नाटक में मौन वाचन, या फिर छात्रैः भावानुगुणम नाटकस्य अभिनयम। मतलब कि छात्रों के भावों के अनुसार नाटक का अभिनय, या फिर नाटकम अधिकृत्य प्रश्नोत्तरम, नाटक को लेकर के और प्रश्नोत्तर। तो क्या होगा सही उत्तर? जो सी दिया हुआ है यही रहेगा सही। मतलब कि नाटक शिक्षण कराने से शिक्षक द्वारा छात्रों की योग्यता अनुरूप अभिनय कौशल कराना, जो कि नाटक शिक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण या फिर पहलू होगा। तो यही रहेगा तर्कसंगत उत्तर, ये वाला सी रहेगा सही विकल्प। चलते हैं आगे, जहां पर दिया हुआ है निम्नलिखितेषु किम चतुष्टयम भिन्न प्रकारकम वाचनम। मतलब कि निम्नलिखित में जो निम्नलिखित चतुष्टय दिए हुए हैं, 4-4 करके दिए हुए हैं, इनमें भिन्न प्रकार का वाचन कौन सा है ये आपको बताना है। तो जो ऑप्शन डी है यही रहेगा सही उत्तर, डी वाला होगा सही। विहगावलोकन, अवलोकन और व्यापक और गहन, ये होंगे भिन्न प्रकार के वाचन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है समुचितः भाषा कौशल क्रमः मन्यते। मतलब कि समुचित भाषा कौशल का क्रम माना जाता है। तो कौन सा क्रम माना जाता है समुचित भाषा कौशलों का? आप सब लोगों को पता ही है, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। तो ये 4 प्रकार का माना जाता है। सही क्या रहेगा आप लोगों को देख करके बताना है। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन कहाँ दिया हुआ है? तो ये चौथा वाला होगा सही, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, S, L, R और W, वो वाला। आगे चलते हैं। सा द्विभाषिक कक्षा लाभकारिणी भवति। क्या कह रहे हैं? सा मतलब वह, द्विभाषी, तो वह द्विभाषी कक्षा लाभकारी होती है यत्र छात्राः, जहाँ पर छात्र स्वमूल भाषया मतलब कि अपनी मूल भाषा और कौन सी, चाहे यहाँ पर दिया हुआ तो और लगाना है, और लक्ष्य भाषा में क्या करें? परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, परस्पर वार्तालाप करते हैं। इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो क्या होगा? 2 भाषाओं को कहने से छात्र अभिप्रेरित होते हैं, ये रहेगा सही उत्तर। मतलब कि वह द्विभाषिक कक्षा लाभकारी होती है जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर छात्र स्वमूल भाषा व लक्ष्य भाषा में परस्पर वार्तालाप करते हैं। और इसका मुख्य कारण है कि 2 भाषाओं को कहने से छात्र अभिप्रेरित होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रत्येकम भाषायाम भिन्न भिन्न गतिविधयः विद्यन्ते, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे, छात्राः स्वभाषया वक्तुम एव प्रेरिताः भविष्यन्ति, ये भी गलत है। भाषाद्वयं वक्तुम छात्राः अभिप्रेरिता भविष्यन्ति, हाँ ये ठीक है। मतलब कि 2 भाषाओं को कहने से छात्र अभिप्रेरित होते हैं, ये तो ये भी गलत हो जाएगा। ये अपना जो सी है यही रहेगा सही। आगे चलते हैं। मौखिकी, ध्यान से, मौखिकी प्रश्नोत्तरी कस्य कौशलस्य अभ्यासस्य कृते समीचीना। मतलब कि जो मौखिक प्रश्नोत्तरी है, मौखिक प्रश्नोत्तरी, तो वह किस कौशल के अभ्यास के लिए समीचीन है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है पठन कौशल के, दूसरा दिया है शब्द कौशल के, शब्द ज्ञान कौशल के, या फिर भाषण कौशल के या लेखन कौशल के।
तो जो मौखिक प्रश्नोत्तरी है वो भाषण कौशल के अभ्यास के लिए समीचीन है, ये वाला रहेगा सही, तीसरा वाला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है शब्दार्थ ज्ञानार्थम किम समुपयुक्तम। शब्दार्थ ज्ञानार्थम किम समुपयुक्तम मतलब कि शब्दार्थ के ज्ञान के लिए क्या समुपयुक्त है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है अलंकाराणाम परिचयः, अलंकारों का परिचय। दूसरा दिया हुआ है वर्ण विन्यासः, वर्णों का विन्यास। तीसरा दिया हुआ है कवि परिचयः, कवि का परिचय। चौथा दिया है विविध संदर्भेषु शब्द प्रयोगः मतलब कि विविध संदर्भों में शब्दों का प्रयोग। तो क्या होगा सही उत्तर, ध्यान देना है आप लोगों को। मतलब कि शब्दार्थ ज्ञान के लिए समुपयुक्त है, शब्दार्थ ज्ञान के लिए समुपयुक्त क्या है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, ये वाला चौथा वाला, मतलब कि शब्दार्थ ज्ञानार्थम किम समुपयुक्तम, तो शब्दार्थ के ज्ञान के लिए विविध संदर्भों में भाषा का प्रयोग या फिर शब्द का प्रयोग। तो विभिन्न संदर्भों में शब्दों का प्रयोग जो है ये शब्द ज्ञान के लिए समुपयुक्त है। तो आज के लिए इतना ही, और आज थोड़े से कड़े प्रश्न थे और इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न ढूंढने पड़ रहे हैं, क्योंकि 85 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं तो उनमें बहुत सारे प्रश्न कवर हो गए हैं। लेकिन फिर भी कोशिश यही है मेरी कि जितने भी नए नए वीडियोज़ मुझे मिले, नए नए प्रश्न जहाँ पर मिले वो लाने की कोशिश करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर